गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। हेलो सर सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। आ रही है, आवाज आ रही है सर। आप लोग थोड़ा सा अपना मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। जी सर। थोड़ा सा तो ज्यादा ऑडिबल होंगे। सभी को आवाज आ रही है? एक बार हैंड रेज कर देंगे जी आ रही या है सर। अपना माइक चेक करके हेलो बोल सकते हैं। सर आ रही है, आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है आवाज। हमारी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। लोगों के बहुत सारे प्रश्न थे तो उनको समाधान के लिए एक सेशन ये रखा गया था। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, बातचीत होती है, किसी का फोन आता। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब जिसको जुड़ना वो जुड़ जाएगा आराम से, ठीक है ना? सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संपूर्ण समाधान क्लास में। आप लोगों के प्रश्न ही मेरे पास आए हैं जिनके समाधान के लिए हम यहाँ बैठे हैं आज। अगर बीच में भी किसी को अगर लग रहा हो तो वो अपना प्रश्न पूछ सकता है। बाद में सेशन हम लेंगे ही लेंगे। पहले तो हम आप लोगों के जो आए हैं क्वेश्चन वो उनको आंसर कर दूं। देखिए, एक हमने 5 पॉइंट बनाए थे जिन पे आपको काम करना है। इसका एक पूरा वीडियो हमने पहले दिया है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में ले हम बता देते हैं आपको। दीज आर 5 पॉइंट विच यू मस्ट वर्क, जिन पे आपको काम करना है। आइडेंटिफाई द मिशन, आपका मिशन क्या है, ये आपका गोल क्या है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। वो आपको पहले से ही पता है। मेक स्टडी टू अचीव योर गोल, ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं, इस तरह की तैयारी बनाएं जिससे आप जो चाहते हैं वो आपको मिल सके। हैव इंडस्ट्रियल एटीट्यूड, कोई भी इंडस्ट्री तब ग्रो करती है जब उसका प्रोडक्ट मार्केट में सबके जबान पे आ जाता है। जबान का मतलब कि सबको पसंद आए। किसी ने कोई चीज खरीदी, किसी ने मोबाइल खरीदा, बहुत अच्छा था, जैसे नोकिया, सबको पसंद था, सब काम करते थे और किसी को कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आई। गिर पड़ता था, फिर उठाया, सिम लगाया, बैटरी लगाई, सब दोबारा से चालू कर लिया। तो वो इस तरह का प्रोडक्ट जो सबको भा जाए, ऐसा एटीट्यूड अपना रखना है। मतलब हर जानकारी आपको हर विषय में होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है ऑलवेज बिलीव इन गॉड, और अपने ऊपर योर सेल्फ, भगवान पे और अपने आप पे विश्वास रखना है। क्योंकि जब तक आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप कोई अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। 5वां है 80% प्लानिंग 20% इम्प्लीमेंटेशन। आप बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना, बहुत सारी बुक्स खरीदेंगे, बहुत सारे लोगों की कहने मान लेंगे, मैंने ये खरीदी, मैंने तुम भी खरीद लो, ये बहुत अच्छी है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। आप किसी बुक्स को खरीद रहे हैं, उसके कंटेंट्स मंगाइए, देखिए, जब तक फीडबैक उसका सही नहीं आए तब तक आप उसको नहीं खरीदना। जब अच्छा मटेरियल होगा तो हमारी तैयारी भी अच्छी दिशा में होगी, ऐसा हम मानते हैं। और आपको भी इसी तरह से काम करना चाहिए, क्योंकि हम जो तैयारी करते हैं उसके पीछे हमारी बहुत इच्छाएं होती हैं, हमारी फैमिली की इच्छाएं होती हैं, हमारे खुद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनके पीछे जो हमें आगे करने होते हैं जीवन में। इसलिए अपनी तैयारी को खुद टेस्ट करिए और देखिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये क्लास कल इसीलिए थोड़ी डिले हुई थी क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा हमारा सिस्टम बड़ा प्रॉब्लम कर रहा था इसमें। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, चलो। आपके जो प्रश्न जो हमने सब लोगों से कहा था कि आप लोग अपने प्रश्न भेजिए, जो भी आपको समस्याएं आती हैं उस हिसाब से कुछ प्रश्न मुझे मिले थे, मैंने उनका कुछ जवाब तैयार किया है। आपके प्रश्न जो इस प्रकार है। मेरी इच्छा बहुत, इच्छा का मतलब समझ रहे? मेरी इच्छा बहुत है कि हम नेट और सेट क्वालिफाई करें। क्या सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? यस सर। आप लोग बोलिए, शांत मत रहिए। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हमें लगता है कि आप लोग सो गए हैं, फिर मजा नहीं आता फिर उसमें। नहीं। मेरी इच्छा बहुत है, क्या नेट सेट करने की, क्या इच्छा से काम चल जाएगा? यस या नो? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं चलेगा ना? जी सर। तो क्या करना पड़ेगा हमें? अगला प्रश्न आप लोगों का आया था, एमपी सेट में मुझे सिलेक्शन चाहिए, एमपीपीएससी में मुझे सिलेक्शन चाहिए सर, कैसे होगा? आप करवा दीजिए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे हाथ में है? यस या नो? आपके मार्गदर्शन में होगा सर। अगला प्रश्न, मुझे कॉलेज लाइब्रेरियन बनना है। ये राजस्थान में जो क्लास 1 की वैकेंसी आती है उनको कॉलेज लाइब्रेरियन बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेड 1। क्या संभव है? मेरे हाथ में है कि पेन से मैं साइन कर दूं, अपॉइंटमेंट लेटर दे दूं आपको और आप लाइब्रेरियन बन जाए? इट इज पॉसिबल और नॉट? नो सर। नो सर। नहीं है पॉसिबल ना। इच्छा से काम नहीं चलता है, आपको करना पड़ेगा। क्योंकि इच्छा तो बहुत सारी है, जो आपकी इच्छा है यही बड़ी समस्या है। मेरा अपना मानना है, जब तक आप इरादा नहीं कर लेंगे, आप खुद अपने आप को मजबूत नहीं कर लेंगे, तब तक ये समस्या बनी ही रहेगी। इच्छा कमजोर हो जाती है और इसका सौदा हो जाता है। जैसे आपने बढ़िया शेड्यूल बनाया पढ़ने का, और पढ़ने के बाद आपने सब कुछ किया, शाम को सोते समय अलार्म लगाया कि 4 बजे मुझे उठना है, ठीक है ना? अलार्म बजा, आपने देखा अरे 4 बज गए, अलार्म बज गया हमारा, चलो आपने क्या काम किया? आपने अलार्म को देखा, यार 5 मिनट और सो लेते हैं, करते हैं ना? यस या नो? यस सर। यस सर। 5 मिनट सोने के चक्कर में आप फिर कितने घंटे सोते हैं? कभी 8 बजते हैं, कभी 9 बजते हैं। अगर आपको टच नहीं करे तो आप सोते ही रहते। तो इच्छा का सौदा ज्यादा, ठंड में ये ज्यादा होता है। नहीं, ठंड में नहीं, नॉर्मल भी होता है।
मतलब हमें तो हमारे पास क्योंकि आते हैं ना बहुत सारी चीजें, तो ये जो इच्छा है इसका सौदा हो सकता है। अगर आपने इरादा कर लिया कि मुझे ये करना ही है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। एक तो आपका पॉइंट ये, इन बिंदुओं से ये तो क्लियर हो गया कि आप बिना इच्छा के काम करें और इरादा से काम करें। इच्छा नहीं, इरादा चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। सफलता किस्मत है या मेहनत? मेहनत। सर मेहनत। आप लोग बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेहनत। दोनों सर मेहनत से मिलती। किस्मत थोड़ा सा, किस्मत थोड़ा सा, या दोनों है से चलती है या मेहनत से मिलती है? सर दोनों से। ज्यादा मेहनत, थोड़ी किस्मत। थोड़ी किस्मत, क्योंकि आप एलिजिबल हैं। आप एलिजिबल हैं तभी फॉर्म भर पाओगे। और कुछ लोगों के सवाल भी किस्मत से सही हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं। तो मेहनत हमें ज्यादा, मेहनत मतलब ये होता है कि हमें एक्सप्लोर ज्यादा करना पड़ेगा, तब आपको जाकर के, जैसे ओलंपिक में जो तैयारी करते हैं ओलंपिक में जाने के लिए, उनको परफॉर्मेंस के लिए कितना समय मिलता है? सेकंडों में 10 से 20 सेकंड मिलते हैं, किसी को 15 मिलते हैं, कभी 30 में। लेकिन उनकी जो मेहनत होती है वो बरसों की होती है, और प्रतिदिन कम से कम नहीं 8 से 10 घंटे कम से कम उनकी पर डे की प्रैक्टिस होती है। सही है गलत है? सही सर। यस सर। हमें क्यों ना इस पे मेहनत करनी चाहिए। जी सर। ऐसे ही अगर हम प्रतिदिन 1% भी बेटर होंगे, अगर 1% बेटर होंगे प्रतिदिन, तो साल भर में 3800% हम बेहतर हो जाएंगे। ये अगर प्रैक्टिकल फिगर है तो आपको इसको मानना चाहिए। अगर आप सफल नहीं होते हैं तो क्या गोल बदल देंगे? इट इज पॉसिबल और नॉट? नहीं। अपना एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद फिर दोबारा तैयारी करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं आपको बता दूं, यदि आपको खुश रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना है? अगर आप हैप्पी प्रसन्न रहना चाहते हैं तो प्रसन्न से रिलेटेड चीजें पढ़नी पड़ेंगी। इफ यू आर वांट टू बिकम फाइनेंस फ्री लाइफ, तो आपको रीड फाइनेंशियली फ्रीडम। इसी तरह से अगर आप लाइब्रेरी साइंस में भी जाना चाहते हैं तो लाइब्रेरी साइंस को कम से कम बेसिक्स लेके एडवांस आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और ये बहुत छोटी चीज है। दूसरा आपको कोरिलेट कर देता हूं ऊपर पहले प्रश्न से ही, जो रीडिंग प्रोसेस है, जितनी सारी प्रोसेस है जो हमें सफलता, ये जो जितनी सारी प्रक्रियाएं हैं जो सफलता जिनसे मिलती है, वो सबसे ज्यादा बोरिंग होती हैं। आप किताब उठा लो, आपको नींद आने लगेगी। आप कुछ भी पढ़ना शुरू करो, आप नींद आने लगेगी। आप 3 घंटे मूवी देखते हो, आपको कभी नींद नहीं आती। आती है क्या किसी को मूवी देखते हुए? किसी को आती है? यस या नो? तो पढ़ते समय क्यों आती है? क्योंकि ये नेचुरल है। ऐसा पहले लोग जो ज्ञाता रहे हैं वो बोलते हैं कि जिससे हमें सफलता मिलती है वो बोरिंग प्रोसेस होती है। लर्निंग इज ए बोरिंग प्रोसेस। लेकिन हमारी सफलता इसी पे डिपेंड करती है, इसलिए हमें अपना इरादा मजबूत रखना है और काम करना है। अगला प्रश्न आपका, क्या कोई ऐसी एक बुक है जिससे नेट क्वालिफाई हो जाए या कोई एग्जाम क्वालिफाई है? यस या नो? नो सर। नो सर। फिर आप लोगों के प्रश्न मेरे पास क्यों आते हैं? सर कोई ऐसी एक बुक बता दीजिए, मैं बहुत सारी नहीं खरीदना चाहता हूँ। सर केवल एक बुक बता दो जिससे हमारा नेट क्वालिफाई है। इट इज पॉसिबल और नॉट? नॉट पॉसिबल। नो सर। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों का? Yes, कि sir. ऐसी कोई एक बुक आती है जिससे आपको सफलता मिल जाए। तो हमारा भी आंसर आपके साथ ही है, नहीं। मेरे पास समय नहीं है सर, मैं हाउस वाइफ हूँ, नौकरी करता हूँ। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं सर। और बहुत सारे ऐसे होते हैं। मैं कह रहा हूँ जो हाउस वाइफ है उनको तो पहले मैं सैल्यूट करता हूँ, घर के काम करते हुए बहुत सारा काम करती हैं वो। लेकिन उनको पता है कि उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ना, पढ़ाओगे लिखाओगे, समय से टिफिन देगा, स्कूल जाएगा टाइम से, अगर उनके 1 मिनट लेट होने से उनकी बस छूट सकती है, संभव है ना ये? यस सर। तो जी सर। मन अपना खराब नहीं करना चाहिए, आपको तैयारी करना चाहिए। एक प्रश्न और आया था, सर मैं सुबह जाता हूँ 9 बजे और शाम को 5:30 बजे लौट के आता हूँ ऑफिस से। सर हमारे पास समय नहीं होता, हम कैसे पढ़ाई करें? हमें कोई शॉर्टकट तरीका बता दो। ये शॉर्टकट तरीका मुझे भी नहीं पता, नहीं तो मैं कहीं IIT का लाइब्रेरी होता। तो ये सारे एक्सक्यूज छोड़ दीजिए। आपको अगर 9 बजे जाना है, आप 4 बजे उठिए। 4 बजे उठने के बाद आप सारी स्टडी करिए, अपना जो भी रिवीजन करना है, और कुछ चीजें पॉकेट में, कुछ कागज छोटे छोटे जो आपने बनाए हैं उनको पॉकेट में रखिए। जब भी आप ऑफिस में भी टाइम मिले उनको मनन करिए, चिंतन करिए, उनको देखिए। मैं कहता हूँ शाम तक आप बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हैं। कभी लंच में आप 10 मिनट पहले खाना जल्दी खा लीजिए, उसमें आपको 10-15 मिनट मिल जाएंगे। सही है या गलत? सही बात। सर आपकी बुक का लेटेस्ट एडिशन कब आ रहा है? क्या होता है लेटेस्ट एडिशन? बताएगा कोई मुझे? व्हाट इज द लेटेस्ट एडिशन? टॉपिक का ही है, इतना शांति मत रखिए। क्या होता है लेटेस्ट एडिशन? जैसे सपोज दैट हमने अपडेटेड, एनीबॉडी उस बुक का जो अपडेट एडिशन होगा, जो करंट एडिशन होगा उसे और कोई बताएगा लेटेस्ट एडिशन मीन्स? सर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कोई भी इवेंट्स हुआ हो सर, कोई भी सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ हो सर, या करंट में कोई भी प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी, कभी एसोसिएशन कमेटी का ऑफिसर नए नियुक्ति हुई हो सर, उसमें अपडेट हुआ हो सर, डेट में अपडेट हुआ हो सर। क्या ऐसा पॉसिबल है कि
ILA का हमने 19वें एडिशन में हमने ILA का प्रेसिडेंट का नाम डाला था। क्या उस नाम के बदले हम पूरी बुक चेंज करेंगे? ये सही है या गलत? नहीं नो सर, नहीं सर, थोड़ा सा माइनर उसमें चेंजेस रहेगा। माइनर चेंजेज है ना? या ILA के अलावा आईस्लिक ने कोई मीटिंग की है, कॉन्फ्रेंस की है, या इन्फ्लिपनेट ने कोई मीटिंग की है, या डेलनेट ने कोई मीटिंग की है, कॉन्फ्रेंस उनकी होती रहती है, क्या उनके प्रेसिडेंट बदले हैं? क्या पॉसिबल है कि उसका लेटेस्ट एडिशन लाया जाए? इसको आपको क्या करना है, जब भी आप स्टडी करें, अवेयरनेस होगा जी, जब भी स्टडी करें आप उसको अपडेट करें। किससे? पेंसिल से, जिससे दोबारा क्या होगा ना, आप 2 बार, 3 बार, 4 बार आप उसको अपडेट कर सकते हैं। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, लेटेस्ट एडिशन तब होता है जब आप नई थ्योरी बनाते हैं, जब भी नया चीजें लिखते हैं तब नई थ्योरी। अब बीलिप एमलिप के नोट्स 2005 के चल रहे हैं इग्नू के, क्या नया एडिशन उनका आया अभी तक? जबकि बहुत सारी चीजें उसमें ऐड हो गई हैं अभी, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अपडेट इतनी जल्दी नहीं आते हैं। तो जो भी अपडेट करना है अपनी बुक में करिए या वैसे भी करिए। तो ये जो इस तरह के प्रश्न है ना, ये थोड़े से मतलब टेस्ट खराब करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको बहुत सारी जानकारी नहीं है। यस सर। रिवाइज एडिशन कब आ रहा है? रिवाइज का मतलब वही होता है कि जो हमारी गलतियां रह गई हैं या हमने कुछ ऐड किया है, तब उसको हम नया एडिशन लेके आते हैं, उसको बोलते हैं रिवाइड एडिशन। लेटेस्ट एडिशन का मतलब करंट में जो चल रहा है उसका, और रिवाइज मतलब है हमारी कोई पुरानी बुक है और उसको हमने कुछ संशोधन करके निकाला है। संशोधन मीन्स ये नहीं है कि गलतियां हमने सही कर दी, कुछ ऐड किया है। जैसे मैं बता दूं एग्जांपल, बहुत छोटा सा दे देता हूं। मेरे पास पुराने 25 साल यूजीसी नेट के पेपर हैं। अगर कुछ पेपर ऐसे हैं जिनमें सेम क्वेश्चन कई सालों में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को हटा देंगे, उसके सारे ईयर हैं उसके आगे डाल देंगे। दैट मीन्स रिवाइड। ठीक है ना? क्लियर हो गया ये? यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है, पहले थ्योरी पढ़ें या MCQ? क्या पढ़ना चाहिए पहले? थ्योरी सर, थ्योरी। मैं यहाँ दोनों चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं आप लोगों के। यदि आपने स्टडी सही तरीके से की है, मतलब रेगुलर किए हैं, क्लास में प्रेजेंटेशन रहा है, आपने सेमिनार दिए हैं क्लास में, तो आपकी थ्योरी बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि प्रैक्टिकल करते हैं, आप सेमिनार देते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो धीरे धीरे थ्योरी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। तब आप तैयारी करते हैं तो आपको MCQ पढ़ना चाहिए। यदि आपने कहीं से डिस्टेंस से पढ़ाई की है और आपने प्रॉपर तरीके से कुछ तैयार नहीं किया है, थ्योरी आपने नहीं पढ़ी है, तो आपको पहले थ्योरी पढ़ना पड़ेगा और फिर MCQ पढ़ेंगे। जिनकी तैयारी अच्छी है, केवल अपने आप को टेस्ट करना है, वो MCQ पहले पढ़ें, थ्योरी बाद में देखें। क्योंकि कुछ जो MCQs होते हैं ना, वो थोड़ा साइकोलॉजिकली जो होते हैं ना, वो डिजाइन किए जाते हैं पेपर। साइकोलॉजिकली में क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट थ्योरी में जो पढ़ा वो नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे मिलेगा। समझ में आ गया इतना? यस सर। फर्स्ट पेपर की तैयारी कहाँ से करें? बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं मेरे पास, क्योंकि मैं सब्जेक्ट का ही आपको बता सकता हूँ। लेकिन फर्स्ट पेपर की तैयारी कहाँ से करें? कहीं से कुछ चीजें आपके लिए निकाल कर रखी हैं। देखो, जो पहले हमने प्रश्न किया था MCQ थ्योरी वाले में, वहां बिल्कुल बेसिक क्लियर है। जिसने अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी उसका रिटन बहुत अच्छा होता है, उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा है, जिसकी अगर थ्योरी अच्छी है। MCQ में क्या करते हैं लोग बाग, MCQ पढ़ लेते हैं, कुछ को देखो मैं आउटस्टैंडिंग होते हैं, कुछ लोग केवल पहली बार पढ़ा और याद। फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए मैंने कुछ मटेरियल आपके लिए है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक अमर उजाला में उन्होंने अमर उजाला, क्योंकि UPSC की तैयारी कराता है, बहुत बड़ा एग्जाम है UPSC IAS और PCS, उसमें तैयारी कर UGC नेट के लिए एक बुक निकाली है। उनके पास टीम होती है, हमारे पास इतनी अच्छी टीम नहीं है, मैं तो अकेले ही काम करता हूँ। उनके बैक एंड पे बहुत अच्छी टीम होती है, तो वो उस हिसाब से तैयारी करते हैं। देखिए, देखा है कभी ये NTA की साइट पे जाके देखा मॉक टेस्ट? जी सर। किया, किसी ने दिया है मॉक टेस्ट? यस सर। इसमें सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलते हैं और समय आपका लिमिट होता है। देखिए दूसरा स्क्रीनशॉट देखिएगा, हमारा दूसरी स्क्रीन देखिए UGC नेट। अब जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, दूसरा आपका सब्जेक्ट आपके पास आ जाएगा। देखिए सारे बहुत सारी चीजें इसमें सब्जेक्ट पड़े हुए हैं। KSENT है, DUCENT है, ये वो एग्जाम है जिनके एग्जाम की लोग तैयारी करते हैं, सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। इस तरह का ये NTA ने खुद तैयार किया है। और UGC नेट में मैंने देखा है कई बार जो लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं UGC इस पे मॉक टेस्ट में डालता है वो उनको, और वो पेपर में भी आते हैं। तो आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। लाइब्रेरी साइंस के बारे में मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। ओके सर। ये देखिए, फर्स्ट पेपर के लिए क्या किया था, अमर उजाला ने एक बुक निकाली है, काफी चीजें हैं उसमें। और देखो उन्होंने लिखा भी है, ये जो सभी प्रश्न के हल सटीक व प्रमाणिक व्याख्या के साथ मिलेंगे। तो मेरा कहना है कि जो तैयारी करा रहा है, पहले से UPSC तैयारी करा, उसके पीछे एक टीम होती है, लॉजिक होता है उनका अपना IQ होता है, उस तरह की उन्होंने तैयारी कराई। मुझे लगा ये बुक अच्छी होनी चाहिए। मेरे पास अभी तक आई नहीं है, लेकिन बुक अच्छी होगी।
ये उसका QR कोड है, डिटेल है उन्होंने दिया है, उन्होंने लिखा भी है इस पे कि 2016 से 2022 तक के सारे प्रैक्टिस सेट उन्होंने डाले हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ले सकते हैं फर्स्ट पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर में फिर आ जाते हैं दृष्टि IAS, इनकी वेबसाइट है और इस पे कार्यक्रम पड़े हुए हैं बहुत सारे। आप देखिएगा इसमें, देखिए मेंस प्रैक्टिस, करंट अफेयर है ना, प्रैक्टिस सेट, इनके टेस्ट, इनके जरा सा एक केवल आप अपना अकाउंट बनाइए, ये अकाउंट है माई अकाउंट, इस पे लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद उस पर टाइम चलता रहता है, आपको कितने सेकंड में क्लास अटेंड करनी है, तो वहां से आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, ठीक है ना। तो इस तरह के टेस्ट आप यहां से देख सकते हैं। ये देखिए, बाकी अगर आपके बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो ये PIB की एक साइट है जिसमें भारत सरकार के सारे नोटिफिकेशन इस पे आपको मिलेंगे, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। और ये देखिए 1947 से 2001 तक के यहाँ तक हैं, इस आर्काइव में पड़े हुए हैं, 2002 से 3 के इधर पड़े हुए हैं और ऑनवर्ड 4 से लेकर अभी तक के यहाँ पड़े हुए हैं। मैंने स्क्रीनशॉट ये दिया कि कोई भी इनको इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो एक बार PIB पे जाकर के आप इसको देख सकते हैं। जो लोग अदर सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, वो लोग इसको डेली विजिट करते हैं, क्योंकि डेली उनको कोई अगर विदेश मंत्री आता है, फॉरेन रिलेशन हुआ, कहीं हमारा समझौता हुआ, वो इस पे जरूर पड़ता है। और हिंदी इंग्लिश दोनों में डाला जाता है। ये देखिए आपको यहाँ पे ये दिख रहा लैंग्वेज का भी है, PIB दिल्ली, अगर किसी के अगर प्रेस रिलीज देखनी है, दिल्ली की देखनी है कि स्टेट की देखनी है, वो यहाँ से मिल जाती है, इंग्लिश हिंदी दोनों मिलती है, इसको आप देख सकते हैं। तो करंट अफेयर में आपका बहुत सारा अपडेट मिल जाएगा, जो फर्स्ट पेपर है जनरल अवेयरनेस का, वो उसमें मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आया था सर, जो रेफरेंस स्टाइल होती है उसमें लॉक सेट ऑफसेट एट ऑल का मुझे नहीं पता है कि क्या होता है, तो आप जरा इसको सर क्लैरिफाई कर दीजिए। ये जो एक्चुअली लॉजिकली है और इनको लॉजिकली पढ़ने के लिए आपको साइंटिफिक नॉलेज इस तरह की होनी चाहिए। ये केवल जो चिकागो स्टाइल है अपना, उसमें ही यूज होती है, अलग अलग सबकी रेफरेंस स्टाइल अलग है, किसी न किसी है। इसके बारे में अगर किसी को बहुत ज्यादा जानकारी हो तो बता दे मुझे, अगर बहुत ज्यादा है। इसमें देखो किसी ने पूछा IBID का मतलब होता है सेम पेज सेम कंजिक्यूटिवली, मतलब कंजिक्यूटिवली लगातार, कंटिन्यूअसली। तो इसमें देखिए ऊपर जो दिया है उसके बाद तुरंत मैकडोनाल्ड दिया है, मैकडोनाल्ड के बाद फिर इनको ये इसका रेफरेंस दिया है, तो उन्होंने लिख दिया है, इस पे क्या लिख दिया है, IBID, और फिर इसी का रेफरेंस दिया है। यहाँ पेज नंबर चेंज हुए हैं, यह 6 to 8 पे 7 पे था, और उसी पे जो रेफरेंस दिया है वो 2 से 268 का दिया है, तो उन्होंने क्या काम किया, नंबर चेंज कर दिया है। तो इसका मतलब होता है सेम। यस सर, ठीक है ना। लगातार अगर किसी का रेफरेंस दे रहे हो तो आप उसको IBID लिख सकते हैं, अगर उसके आगे पेज डाल सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया? यस सर। किसी को कंफ्यूजन इसमें? ये क्वेश्चन इसका हमेशा ही आता है, अगर नहीं हो तो इसकी हम डिटेल आपको ये PPT मेल कर देंगे, आप उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई अपने हिसाब से कर लेना, और कुछ हम डिटेल भी भेज देंगे इसके साथ में, ठीक है ना। लॉक सेट ऑफसेट का मतलब होता है रिपीट साइटेशन। रिपीट साइटेशन का मतलब होता है जो आपने ऊपर दिया है उसको रिपीट करना है। लेकिन लॉक सेट के साथ में एक बड़ी प्रॉब्लम है, लॉक सेट के साथ में आप पेज नंबर नहीं दिया जाता इसमें, समझे? क्या है? बाकी ऑफसेट और लॉक सेट और ये दोनों आप IBID के साथ यूज कर सकते हैं, ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है कुछ चीजों में। एक इमीडिएटली होता है, तुरंत होता है, और एक कंजिक्यूटिवली होता है जो तुरंत ऊपर होता है, और एक के बाद एक होता है। द सेम पार्ट ऑफ द टेक्स्ट किसके लिए यूज करता है लॉक सेट? सेम पार्ट, उसी का पार्ट है जिसमें हमने दिया है, उसी के पार्ट को हम अगर रेफर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, लॉक सेट ऑफसेट, ठीक है ना। यस सर। ऑफसेट देख लीजिए, ऑफसेट में क्या होता है, इन द वर्क साइटेड, मींस जो रेफरेंस आपने लिस्टेड किया है पहले, मतलब आपने लिस्ट पहले से उसमें नंबर डाल रखा है, उसी को अगर दोबारा से रिपीट करना है, सेम ऑथर का सेम रेफरेंस देना है, तो ऑफसेट लगाएंगे और उसका पेज नंबर डाल देंगे, ठीक है ना। क्लियर? एट ऑल का मीनिंग होता है केवल इसमें एक ऑथर का नाम डिटेल देना होता है और लास्ट के आगे लिख दिया जाता है एट ऑल। जैसे हमने रेफरेंस एंट्री अपनी कैटलॉग में एंट्री बनाते थे ना, पहला ऑथर का नाम लिखते थे, उसके बाद क्या लिखते थे हम, बड़ी ब्रैकेट में लिख देते थे सर, इट डॉट ऑल। हाँ, और नहीं एंड अदर्स, ठीक है ना। इंक्लूड फर्स्ट नेम ऑथर का, जो लास्ट नेम होता है वो लिख देते थे, इसके बाद उसको लिख देते। जैसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एक साइडेड एंट्री बना देते थे सर और बाकी का छोड़ देते थे सर। तो देखिए लिखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल भी दिया है, टेलर एट ऑल। अब टेलर का जो नाम है वो डिटेल दिया होगा,
और एट ऑल का मतलब जो बाकी उनसे रिलेटेड ऑथर है वो। ठीक है ना, क्लियर सर? जी सर। यस सर। बताइए, एग्जाम भी होगी आज, चिंता मत करिए आप। देखिए एक इसमें वर्ड पकड़िए यहाँ पे, अर्लियर बट नॉट इमीडिएट। क्या होगा आंसर इसका, बताइए। अभी बताया था अगर तुरंत ऊपर दिया है तो आईबी आईडी होगा, यस सर। और IB, ID। इमीडिएट नहीं है, ऊपर दे के आए हम, पहले ऊपर 2-3 नंबर ऊपर है, तो क्या लिखेंगे यहाँ बताइए। अच्छा लॉक साइड सर। है, लॉक सेट, लॉक साइड सर। लॉक और सेट। थोड़ा लॉक सेट का मैंने बताया था। सर फिर आप रेफर टू सर लॉक साइड में पेज नंबर नहीं देते, बाकी आईबी आईडी की तरह ही होता है पूरा। जी अब इसमें क्या जाएगा बताइए। तो इसका ऑफसेट आएगा इसका आंसर। इसमें आएगा ऑफसेट, बी आंसर इसका सही आंसर है। ठीक है ना, किसी को कंफ्यूजन है क्या, कंफ्यूजन है किसी को? नो सर, ऑल डेट इज क्लियर। एक और आप एक प्रश्न और ले लेते हैं अभी आपका। सर लॉक साइड और अप साइड में दोनों में थोड़ा सा और डिफाइन कर दीजिए सर, एग्जाम्पल देकर सर। एग्जाम्पल ये होता है, मैंने जो लॉक सेट है ना, उसका Yes, sir. मतलब होता है इन द प्लेस साइटेड। ठीक है ना, और ऑफसेट में होता है नॉट इमीडिएट, मतलब तुरंत ऊपर नहीं है, उसके कुछ ऊपर है, 2-4 रेफरेंस के ऊपर है। समझ में आ गई? यस सर। आईडीबीआई तुरंत जस्ट ऊपर लिखा होता है, वो होता है। यस सर। देखिए एक प्रश्न आ गया, आप देखिए क्या लिखा है। का लॉक सेट होगा सर। यस सर, यस सर, क्योंकि उसमें पेज नंबर नहीं दिया रहता। हाँ, नेवर फॉलोड बाय द पेज नंबर। ये एमपीएससी में आया हुआ है 2018 के में, ये पेपर में था, दोनों क्वेश्चन वहीं से लिए मैंने। ये क्या ना आंसर इसका हुआ। एक प्रश्न आप लोगों को कहा था अपूपा समझ में नहीं आता सर, ये अपूपा कौन सी बला है? सर ये बुक्स को ना जमाने के लिए होती ये है बुक कि को जो रखने का फर्स्ट पैटर्न। रिलेवेंट हो। जी सर सेल्विंग पैटर्न है, मोस्ट सेल्विंग पैटर्न रिलेवेंट होगी उसको। एक्चुअली क्या है मैं बता दूंगा आपको, थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं, उसके बाद आप थोड़ा और समझेंगे। पहले हमारा क्या होता, सर्कुलेशन काउंटर होता था, जो इशू रिटर्न जहां से होता था उसके लेफ्ट राइट में बुक जमाने की बात होती थी, कि जो ज्यादा यूज होती हैं वो कहाँ रहेंगी, बीच में रहेंगे, और उसके बाद जो कम होंगी वो थोड़ा थोड़ा हटते चले जाएंगे। ये एक्चुअली क्या है, जो अपना जो 4th लॉ है ना, टाइम सेविंग वाला, सेव द टाइम ऑफ द यूजर, ये उस पर्पज से बनाया गया था। उसके तुरंत जैसे इसके बनने के बाद, इसका जैसे ही इन्होंने रंगनाथन जी ने इसको डिटेल में लिया, और डिटेल में लेने के बाद फिर आपको कुछ इसके लोगों ने इसमें जब स्टडी की तो उनको पता लगा कि ये हमारा काम होने वाला नहीं है। देखिए अम्ब्रेला का मतलब वो है कि जो जब कोर सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, वो तो रहेगा बीच में। और अगर फिजिक्स से रिलेटेड, जैसे फिजिक्स से रिलेटेड है, जैसे कोल से ये कार्बन से रिलेटेड है, या फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स है, इस तरह का अगर रहेंगे तो वो क्या होते हैं, नीचे नीचे होते चले जाएंगे, कम रिलेटिव। देख रहे हैं ना, रिलेटिव मोस्ट रिलेटिव कोर सब्जेक्ट, मोस्ट रिलेटिव सब्जेक्ट और लेस रिलेटिव। इसका पर्पज ये था कि जितने कम थोड़ी है, लेकिन चूंकि ये पैटर्न वहां काम नहीं किया जब हमारे मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च होने लगी। अब बायोटेक्नोलॉजी है, केमिकल इंजीनियरिंग है, तो केमिकल में केमिकल भी है, इंजीनियरिंग भी है और केमिस्ट्री भी है, तो वहां ये जाकर सिस्टम फेल हो गया था, इसलिए इसका ज्यादा यूज नहीं हुआ। नीचे देखिए एक लाइन लिखी है मैंने, इस अपूपा पद्धति को अपनाकर हम अपने पाठकों का ऑब्जेक्ट टाइम की बचत कर सकते हैं। क्या होता है ऑब्जेक्ट टाइम, कोई बताएगा प्लीज? इसमें 2 प्रकार के टाइम होते हैं लाइब्रेरी में यूजर के, सब्जेक्ट टाइम, ऑब्जेक्ट टाइम। इस पे क्वेश्चन भी आता है, मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस में भेजूंगा, अभी देख लेना। सब्जेक्ट टाइम सर, सब्जेक्ट टाइम सर ज्यादा देर में उससे बाद देगा, और ऑब्जेक्ट टाइम होगा कि 30 मिनट के अंदर अगर दे देता है इसको सेवा पाठक को, तो उससे ऑब्जेक्ट टाइम। वो तो रेफरेंस सर्विस होती है। जी एग्जैक्टली आता है या नहीं बताइए, मैं एक्सप्लेन करूंगा। सर नहीं आता, नहीं आता। नहीं सर, नहीं सर, नहीं आता। देखिए सब्जेक्ट टाइम का मतलब वो होता है, सब्जेक्ट टाइम का वह मतलब होता है जब बुक सर्च करते हैं, इशू कराने करते हैं और लाइन में आप खड़े रहते हैं। बुक सर्च करते हैं, टाइम लगता है, बुक आपको नहीं पता है कहाँ प्लेस रखी है, आप जाते हैं वहां, टाइम आपका वेस्ट होता है। आप बुक इशू कराने के लिए लाइन में खड़े हैं, तब आपका टाइम वेस्ट होता है, दैट मीन्स सब्जेक्ट टाइम। ऑब्जेक्ट टाइम वो होता है जो ऑब्जेक्ट का मतलब है किसी टारगेट या गोल को, एम को पाने के लिए खर्च किया जाता है। जैसे हम लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी करते हैं, अगर वहां बैठ के हम गप मारेंगे तो कौन सा टाइम खराब होता है हमारा? ऑब्जेक्ट, जो हम गोल करना चाहते हैं। अब हमें अगर जाकर लाइब्रेरी में जाकर के पीरियोडिकल का कोई पार्ट पढ़ना है, कोई रिसर्च पेपर नया आया है, कोई मैगजीन नई आई, उसको पढ़ना है, अगर हमारे पास आधा घंटा हम जाकर पढ़ करके ले आए और उस घंटे में हमने नहीं पढ़ा, हमने बातें की, तो हमने कौन सा टाइम खराब किया? अपना ऑब्जेक्ट टाइम। क्लियर हो गया? एक्चुअल टाइम स्पेंड जो होता है, एक्चुअल टाइम जो स्पेंडिंग करते हैं, उसे कहा जाता है
ऑब्जेक्ट टाइम। ऑब्जेक्ट टाइम। हम लाइब्रेरी में पढ़ने गए, पढ़ना हमारा काम है, तो हम जो हमारा काम है अगर वो हमारा ऑब्जेक्ट में, गोल में, टारगेट में, एम को पाने के लिए खर्च कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया सर? यस सर। तो यहाँ पर सर जी? सर यहाँ मैं अगर लाइब्रेरी जा रहा हूँ और हमारा गोल है कि मुझे बुक इशू कराना है, तो वो भी तो हमारा ऑब्जेक्ट गोल हुआ ना सर। उसके चक्कर में मैं लाइन लगा, मैं जाके वो बुक स्टैक पर से लिया, तो सर लेकिन हमारा तो गोल है ना कि मुझे बुक इशू कराना है। तो यहाँ पे सर आप बोले कि सब्जेक्ट होगा। बुक इशू कराना गोल नहीं है सर, आपका पढ़ना गोल है। स्टूडेंट लाइफ में सबसे पहले इम्पोर्टेंस है आपका स्टडी करना। आप अपने रूम से लाइब्रेरी जाते हैं तो वहां जाके आपका ऑब्जेक्ट टाइम स्टार्ट होता है, उससे पहले आपका सब्जेक्ट टाइम होता है। ओके सर। क्लियर? यस सर। जी सर। आप पूछिए, हम बैठे इसीलिए हैं। आपको अगर कहीं कंफ्यूजन है बता दीजिए, क्योंकि ये अपूपा का था मामला पैटर्न का, इसलिए इसको डिफाइन करना जरूरी था, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। नहीं सर, आया हुआ है सर, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइम आया हुआ है। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है सर। नेट का कोई विकल्प हो तो बता दीजिए। बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है सर, ये नहीं कर पाएंगे हम। पॉसिबल है क्या? नो है? नो सर। उसका विकल्प जो है वो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो मैक्सिमम स्टेट नहीं कराते हैं। अब जैसे अभी बहुत प्रयास किया तो एमपी ने डिसाइड किया कराना है, और राजस्थान ने डिसाइड किया है कराना है। अगर कोई व्यक्ति स्टेट के बाहर का भी है, अगर वो सेट क्वालिफाई कर लेता है, वो इक्वल टू नेट माना जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? यहाँ कोई किसी को डाउट? सर लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं उनको सिर्फ 10% ही यूआर के लिए दिया जाएगा ना? नहीं, इसमें कोई पार्टी, ये तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये कोई भी क्वालिफाई कर सकता है। सर जैसे मैं मध्य प्रदेश भोपाल की रहने वाली हूँ, यदि मैं राजस्थान साइड देती हूँ तो मैं जनरल कैटेगरी से आऊंगी, लेकिन मैं जनरल कैटेगरी एग्जाम ना। सुनिए, ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं आप लोग। आप नेट का फॉर्म भरते हैं। यस सर। तो क्वालिफाई किससे करेंगे आप? अपने क्राइटेरिया से करेंगे ना, जिस कैटेगरी में है आप। यस सर। तो उसका वहां क्या लेना देना किसी से? आपने तो क्वालिफाई आपने किया है अपने कैटेगरी से, अगर कहीं अप्लाई कर रहे हैं वहां किस में कंसीडर करे जाएंगे? तो दोनों को मिक्स करते हैं आप लोग। क्लियर हो गया? नहीं हो अभी बता दीजिए मुझे। मुझे क्लियर नहीं हुआ सर। अगर आपने नेट क्वालिफाई, सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, आपने नेट क्वालिफाई किया, अपने कैटेगरी में क्वालिफाई किया है, ठीक है ना? अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई करने के बाद आप अगर कहीं अदर स्टेट में जाते हैं और उसमें नेट सेट मांगा जाता है, अदर स्टेट में कैसे ट्रीट करेंगे आप? नहीं सर, मैं सेट की बात कर रही हूँ। जनरल में सेट। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर ये मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, यदि मैं राजस्थान सेट दूंगी तो मैं जनरल कैटेगरी से ही भरूंगी, तो मुझे वो मैं पूरे जनरल कैटेगरी का जो 100% कोटा में से आऊंगी, या फिर जो अन्य राज्य की 10% में आऊंगी? अन्य राज्य में इसमें नहीं चलता, वो केवल उसमें चलता है सिलेक्शन प्रक्रिया में, एलिजिबिलिटी में नहीं चलता है। ओके सर, यही मैं पूछ रही थी। थैंक यू। क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर। एमपीसीएससी में एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आएगा क्या, या फिर सब्जेक्ट आएगा बस? देखो पिछली बार तो उन्होंने नहीं दिया था, इस बार ये कह रहे हैं कि इसमें डाल दो सेट वाले में, और ये डालना इनके लिए नुकसानदायक होगा। अच्छा सर, ठीक है ना? यस सर। मतलब सर पॉसिबल है, चांसेस है कि आ सकता है एप्टीट्यूड भी? नहीं आना चाहिए, नुकसान आपको होगा। हाँ वही, इसीलिए सर पूछ रही हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। क्लियर हुआ? यस सर। अब हुआ? इसको नहीं ला सकते हैं। जी सर। क्लियर हो गया? सही बोले सर। यस सर। जी सर। जिसके बेसिक क्लियर नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, चाहे वो कैटलॉगों का, क्लासिफिकेशन का हो, चाहे आईटी का हो, तब तक आप बड़ा स्कोर नहीं कर सकते हैं, ये आप मान के चलिए। और जिसका बेसिक अच्छा है वो केबी, एनबीएस, डीएसएसबी, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इसमें बहुत आसानी से, अभी मेरी बहुत सारे बच्चों से राजस्थान में बात हुई है कि सर हमने किसी की बुक नहीं पढ़ी, सर हमने केवल प्रैक्टिस आपकी बुक से करी है, बाकी मैंने जो आपने बताया था डिप्लोमा कोटा ओपन के नोट्स पढ़िए डिप्लोमा के, उससे सारा मेरे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर थे
कि हमें क्वेश्चन मतलब हमें पेपर में तो लगा कि ये पेपर मेरे लिए बनाया है। क्यों? क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत क्लियर था, उसके बेसिक थे वो बहुत क्लियर थे, इसलिए उसको लगा कि पेपर मेरे लिए बनाया गया है। ये सही है गलत है? सही है सर। अब देखो मैं बता दूं 2-3 चीजें जो हो सकता है आपको नहीं पता हो। केबी में, एनबीएस में कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो इसरो में जो आपने प्रैक्टिकल लाइब्रेरी साइंस में नहीं पढ़ाया जाता, जो मैंने महसूस किया है कि लाइब्रेरी साइंस में ये होना चाहिए था। जैसे बजटिंग, जनरल फाइनेंस रूल्स उसमें दिया रखा है, सर फिजिकल वेरिफिकेशन है, और आपका ऑडिट है। ऑडिट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये 3 चीजें आपको जहां मिले, ऑडिट, फिजिकल वेरिफिकेशन और जनरल फाइनेंस रूल्स, ये आपको बहुत क्लियर करना है अगर आपको एनबीएस, केबी और इसरो में अगर एग्जाम देने जा रहे हैं। इसमें 4-5 क्वेश्चन आपके हमेशा आते हैं और उनको इसलिए पढ़ना चाहिए। जनरल फाइनेंस रूल, कुछ लोगों को ऑफिस में ज्वाइन कर लिया, प्राइवेट है या कहीं है, और उनको पता चला कि लाइब्रेरी साइंस से प्रिंसिपल ने, डायरेक्टर ने बुला लिया, भाई इसका तो पेमेंट करो, और पता चले वो फार्मेसी की थी या टेक्निकल कॉलेज थी, उनकी तो करोड़ डॉलर में कीमत थी, आप फंस गए वहां पे। तो आपके पास अगर ये जानकारी है कि जनरल फाइनेंस रूल्स ये कहता है कि अगर आपके पास 1000 किताब है, उसमें 5 किताबें पर ईयर खो सकती हैं, तो अगर आपके पास 5000 बुक्स हैं तो कितनी किताबें पर ईयर जा सकती हैं? 25। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। मेरे पास इस तरह के कई फोन आते हैं, सर हमने लाइब्रेरी रिटायरमेंट है मेरा, और सर हमारे पास तो इतनी सारी है, मेरे पास इतना जितना मेरा पैसा नहीं मिलेगा रिटायरमेंट में, उससे ज्यादा बड़ा तो बिल आ गया है, सर कुछ करिए, सर बता दीजिए मुझे सर कैसे काम करना है। तो उनको प्रोवाइड कराते हैं फिर हम उनको जनरल फाइनेंस रूल्स, उसमें ये लिखा हुआ है। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। 15 में भी है, 16 में कुछ अपडेटेड होते रहते हैं। और कुछ स्टॉक वेरिफिकेशन का ऐसा है। हाँ, कुछ बोल रहे थे ना, कौन बोल रहा था जी? कुछ बोल रहे थे ना, कुछ भी क्या पूछ रहा था? नहीं सर, कुछ नहीं अभी बोल रहे सर। कुछ स्कूल में ये कहा जाता है जिनके आप 20,000 25,000 बुक्स हैं कि सर आप इसको स्टॉक वेरिफिकेशन करिए, प्रिंसिपल ने आदेश कर दिया या डायरेक्टर ने आदेश कर दिया, इनको स्टॉक वेरिफिकेशन करिए। उसके भी रूल्स वहां हैं कि अगर आपके पास 20,000 तक बुक हैं तो आप एवरी ईयर करिए, 20,000 50,000 से 1 लाख तक है तो आप अल्टरनेट ईयर करिए, अगर उससे ज्यादा है तो आप सैंपल लीजिए। इस तरह के रूल्स वहां पे पड़े हुए हैं, वो आप वहां से क्लियर कर लेना अपने, जिससे आपको बहुत आसानी होगी आगे भी, और आप दूसरे की हेल्प भी कर पाएंगे। ठीक है? यस सर। जी सर। सर अभी जो बोल रहे थे कि डिप्लोमा का जो पढ़ाई है बेसिक वाला, वो सर कहाँ से बोल रहे थे पढ़ने के लिए? वो आप कहीं से पढ़ लीजिए, भैया आगे आएंगे उस पर हम कि कौन सा कहाँ से पढ़ना है। कोटा करके बोल रहे थे तो वही मैं, कुछ जगह है लेकिन ज्यादातर अच्छे नोट्स मुझे लगे हैं वो कोटा ओपन के हैं। जी सर। ये देखिए, ये देखो आपके सामने आ गया है वो, इसकी लिंक ऊपर है। इसमें हमने हमने बैचलर सेलेक्ट किया था तो बैचलर ही आया यहाँ पे। डिप्लोमा सेलेक्ट करते तो डिप्लोमा के नोट्स ये पड़े हुए हैं, इन पे लिंक आप जाएंगे तो इसको आपको आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को अगर दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे नंबर करिए, हम आपको लिंक दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अगर फिर भी अगर कह रहा है सर हमारे पास इतना सोर्स नहीं है तो बता दीजिए, मैं उनको व्हाट्सएप पे सारे पीडीएफ भेज देंगे, वो अपना जब लगे उनको डेटा मिल जाए कहीं से तो आप उनको डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए। ठीक है ना? यस सर, ये ऑप्शन ज्यादा सही है। हाँ, ये देखिए भोज यूनिवर्सिटी में भी है, इसके भी नोट्स पड़े हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है राष्ट्रीय टंडन, इसके भी नोट्स पड़े हुए हैं। ये उत्तराखंड यूनिवर्सिटी है, इसके अभी इन्होंने डिजाइन किए 2018 के हैं। मुझे लगा कि थोड़े बिलीव के नोट्स ज्यादा अपडेटेड हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी 18 में तैयार किए हैं, तो मैंने देखा थोड़ा सा अच्छा है, बाकी कंपेरिजनली अच्छा है, लेकिन फिर भी इग्नू का इतना पुराना होते हुए भी उससे अच्छा नहीं है। कुछ चीजें ऐड हुई है इसमें, वो आप देख सकते हो, इसमें जाकर के लिंक ऊपर दे रखी है मैंने। ठीक है ना? ये है, आपने देखा होगा जो आपने वर्धा का नाम सुना है, हिंदी विश्वविद्यालय इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी? जी सर। इसमें आपको बोलिए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। जी, ये महाराष्ट्र में है और गांधी जी ने इसकी स्थापना करी थी हिंदी सिखाने के लिए विदेशियों को। इस पे क्या है, यहाँ पे आपको बहुत सारे नोट्स जो हिंदी मिल जाएंगे। जिनको डिप्लोमा के नोट्स डीसीए करना चाहते हैं या पीजीडीसीए कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं, अगर उनको पढ़ना है उसके बारे में, तो यहाँ डिप्लोमा के नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, कंप्यूटर के बहुत अच्छे उन्होंने डाल रखे हैं। ठीक है ना? आप उसकी जो हमारी जो कंप्यूटर की स्टडी है लाइब्रेरी साइंस में,
उसके बारे में बहुत सारी चीजें आपको, जैसे MS ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये आपको वहां मिल जाएंगी बहुत सारी। ठीक है ना, तो आप यहाँ से इस पे साइड में जा सकते हैं और देख सकते हैं इस पे जाकर के। ये तो हो गई आपकी जो आपके क्वेश्चन आए थे। अब मैं आपके सामने एक कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं, कुछ पॉइंट हैं, आप उनको देखिए। मुझे भी एक अभी स्टडी के दौरान मिला था। टॉपर समझते हैं सर? आप लोग टॉपर समझते हैं क्या होता है? यस सर। क्या होता है टॉपर? अरे बोलिए भाई। जो हम सब में जिसका सिलेक्शन हो जाता है, नंबर 1 रैंक पे रहता है, उसको टॉपर कहते हैं। यस। और कोई किसी के मन में हो कुछ? टॉपर का मतलब ये होता है कि अगर आप बिलीव कर रहे हैं और आप में सबसे टॉप पे आया है, उसको बोलते हैं टॉपर। अब टॉपर करते क्या हैं? क्या करते हैं? जो पढ़ते हैं उसका टेस्टिंग। जैसे मैंने बताया शुरुआत में, हमने रात में नोट्स बनाए या सुबह नोट्स बनाए, 4 बजे से लेके मैंने 8 बजे तक पढ़ाई की। 8 बजे से 9 बजे तक मैंने अपना ऑफिस की तैयारी की। इसके बाद मैं ऑफिस चला गया, 9:30 बजे ऑफिस पहुंचना था, आधा घंटा में वहां पहुंच गया। जो मैंने 4 बजे से लेकर 8 बजे तक जो नोट्स बनाए थे या जो मैंने पढ़ाई की थी, उनको पॉइंटों में नोट कर लिया और वो अपने पॉकेट में रख लिए। जब भी टाइम मिला उसको निकाला, मनन किया, चिंतन किया, लगा कि कुछ मिस हो रहा है। तो जब आप लगातार ऐसा करेंगे ना, तो आपको पता है आपके सामने एक इमेज बनती चली जाएगी। किसके? छोटी छोटी पर्चियों की। जब इमेज बनेगी ना, तो जब रिकॉल करोगे आप, हमारे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, चाहे विवेक बिंद्रा जी ले लो, चाहे महेश्वरी जी को ले लो, चाहे मदान जी को ले लो, चाहे बहुत सारे ऐसे हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप उनको सुनेंगे तो वो ये क्या कहते हैं, हर चीज की एक इमेज क्रिएट होनी चाहिए दिमाग में। बोलते हैं ना, सुना किसी ने? जी सर। चाहे आप उनको, आप अवध ओझा सर को सुनते हो, सब यही बोलते हैं कि आप अगर इमेजिनेशन कर सकते हैं, अगर आपके अगर इमेज बन जाती है। जैसे किसी ने कहा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अभी मेरे साथ यहां बैठे हैं बहुत सारे लोग, अभी हम स्क्रीन पे सामने सबको ले आए और हम आपसे पूछें कि बताइए यहां पर रेड शर्ट किसने पहनी हुई है, तो आपकी नजर किसी काले पे और पीले वाले पे जाएगी क्या? नो सर। नहीं सर, नहीं जाएगी ना। तो इसको बोलते हैं आप टेस्टिंग। अपनी टेस्ट आप खुद करिए, जो आपने किया है उसको बोलते हैं लगातार टेस्टिंग अपनी। आप जो मॉक टेस्ट है उनको अटेंड करिए। बहुत सारी चीजें टेस्टिंग में जैसे कर सकते हो अपने आप का टेस्ट, वैसे करिए। ऑब्सेशन, जुनून, चाहत जब तक नहीं है तब तक आप, इरादा नहीं है आपका, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। प्लानिंग करिए 80%, लेकिन 20% उस पर चलना भी शुरू करिए। मैंने पहले ही बताया था, प्लानिंग नहीं करेंगे आप, उस पर चलना शुरू नहीं करेंगे, तब तक इस पे आपका सफलता जो है वो कन्वर्ट नहीं होगी प्लानिंग के अकॉर्डिंग। प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो उतनी करिए। ईटिंग हेल्दी, अच्छा खाइए। अच्छा खाने का मतलब ये नहीं कि पेट भर के खा जाओ सो जाओ, अलार्म थोड़ी देर से बच जाना, भाई अभी मुझे सोना है। हेल्दी का मतलब होता है कि अगर आपको 4 रोटी की भूख लगी है तो आप 2 खाइए, 3 खाइए, 3.5 खाइए, आधा थोड़ा सा पेट खाली रहे जिससे आपको अनकंफर्ट ना हो। ठीक है ना? ईटिंग का मतलब नहीं है कि आज तो सर ने कह दिया ईटिंग है, आज सर ने कहा ईटिंग, आज हेल्दी ईटिंग। आपने पट्स ऑर्डर किया, पिज्जा बर्गर आ गया, खा पी के सो गए, पढ़ाई तो सर कर ले देंगे, क्या दिक्कत है उनको, सर को। ऐसा ही है ना? रिवीजन नहीं सर, रिवीजन, लगातार रिवीजन करें। जैसा मैंने पहले ही बताया कि आप जैसे कर सकते हैं, किसी को पढ़ के कॉपी लेके पढ़ना होता है, किसी को टहल के पढ़ना होता है ना, उसको उस तरह अपना रिवीजन करें। क्योंकि होता क्या है, अभी एक पॉइंट आगे आएंगे, इसमें कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आपको पता लगेगी। तो ये टॉपर के जो पॉइंट होते हैं, आपको पता क्या है, ऑप्सोनेंट, जो हमारा ऑप्सोनेंट है, जो हमारे साथ कॉम्पिटिशन में बैठ रहा है, वो क्या कर रहा होगा आपको कैसे पता? अगर पता है तो आपके अंदर फिर आग लग जानी चाहिए। जब आप पढ़ रहे हो या आप जब सो रहे हो, गपशप कर रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, तो क्या है, सामने वाला पता है स्टडी कर रहा है, रात भर की होगी, 12 घंटे की होगी, 24 घंटे की होगी, तब जाकर वो टॉपर बनता है। जो हमारा कॉम्पिटिटर है, जो हमारे साथ एग्जाम में देगा, वो क्या कर रहा है, ये अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप 100% अपना टारगेट, हमारा ओपोनेंट है वो क्या कर रहा है, ये आप सोचो कि अरे यार मैं तो सो रहा हूं, वो पढ़ रहा होगा, अरे मैं तो फोन पे बात कर रहा हूं, वो पढ़ रहा होगा, वो तो क्या कर रहा होगा। तो ये उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, किस पे, आपके जुनून पे। देखिए उसी में हमने कुछ कनेक्ट किया है आपको। नियमित घंटे तैयारी करें, मतलब फिक्स कर लें कि हमें पूरे घंटे में, पूरे दिन में 24 घंटे में हमें कितनी तैयारी करना है, कितने घंटे पढ़ना है, वो आपको तय करना है।
कि हमें कैसे समय निकालना, ये कहने की आवश्यकता नहीं है, चाहे जैसे भी निकालें, ठीक है ना। जो लोग जो हमारे साथी हैं, जो हमारे साथी बोलते हैं कि हम हाउस बाय पे नहीं कर सकते, तो मैंने उनको बताया है कि अब आप पढ़िए, मोबाइल में रिकॉर्डिंग करिए या कुछ वीडियो सेलेक्ट करके डाउनलोड करके, डाउनलोड मत कर, डाउनलोड उसमें ऑप्शन आता है लाइब्रेरी में सेव करने का, पिन करिए और उसमें उसको लिंक को डाउनलोड कर दीजिए। तो वो डाउनलोड नहीं होते, मोबाइल पे नहीं आते हैं, लेकिन यूट्यूब पे आपके जहां आपका यूट्यूब लॉगिन है वहां वो वीडियो बने रहते हैं, जब चाहे उनको सुन सकते हैं। आप खाना बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, या किसी के साथ बैठे हैं या बातचीत कर रहे हैं कहीं, तो अपना कान में हेडफोन लगाइए, बातचीत करिए, खाना बनाते समय उसको आप सुन सकते हैं। बहुत आसानी से आप अपना जो टारगेट है प्रतिदिन का वो कर सकते हैं, ठीक है ना। नया सीखना, समझने की कोशिश करना, जो नहीं आता है आपको वो किसी से भी पूछ लें। आप अगर ग्रुप में जुड़े हैं तो ग्रुप में पूछ लें, लगता है इसने नेट क्वालिफाई किया, उसके फोन करके पूछ लें, कभी जाने का मौका मिले तो मिलके भी आ जाएं। तो आप नया सीखने का प्रयास करें डेली कुछ ना कुछ, ठीक है ना। वो मैंने बताया कि अगर आप डेली 1% सीखेंगे तो 365 दिन में आप ही 800 टाइम्स आप बेटर हो जाएंगे। अभी आप 0 हैं, आज से तय कर लेंगे तो हो जाएगा। स्मार्ट स्टडी करें, जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो तब तक आप उसको ना छोड़ें। आप उसको ड्रॉप कर दें, छोड़ दें, आज नहीं पढ़ेंगे कल, उसके बारे में ज्यादा वीडियो देख लें या कुछ इंटरनेट को सहारा ले लें। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक उसको आप छोड़े नहीं, उसके बारे में आधा पेज लिख रहे हैं, जिससे आप जब पढ़ें आप हमें मतलब एकदम अपडेट हो जाएं कि अरे ये तो ऐसे नहीं ऐसे था। नोट्स तैयार करें। मेरे पास फोन आते हैं कि सर मैं नोट्स बनाने में पड़ी हूं, मैं नोट्स बना रहा हूं, इसलिए कि जो रंगनाथन साहब ने जो स्टैंडर्ड दिए थे वो पढ़े। अरे सर वो तो देखने पड़ेंगे सर मुझे। तो ऐसे नोट्स बनाने का क्या फायदा है? क्या जब आपको देखने पड़ेंगे तो ऐसे नोट्स बनाने का क्या फायदा? आपको पता होना चाहिए रंगनाथन का बर्थ का जन्मदिन कब मनाया जाता है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उन्होंने पहले स्टडी कहाँ किया, कब कब उन्होंने बुक्स लिखी, कब उन्होंने बीएचयू ज्वाइन किया, कब उन्होंने उज्जैन ज्वाइन किया, कब उन्होंने डीयू ज्वाइन किया। आपके फिंगर पे होना चाहिए, बिंदुओं में बनाए नोट्स, मतलब पॉइंट में बनाए, बहुत ज्यादा उनके बारे में मत लिखें, लेकिन बनाए। बनाने का मतलब ये थोड़ा आप शुरू किया रंगनाथन का जन्म ये हुआ था, वहां से उनका नाम था, पिताजी का नाम ये था, ये तो आपने याद है आपको, आप वो लिखो जो आपको याद नहीं है। यस सर। जो सब जगह नहीं मिलता है। जैसे मैंने कहा रंगनाथन जी ने स्टैंडर्ड दिए थे, आपको पता है? बोले नहीं पता है सर हमको। और बोले सर मिलेंगे कहाँ? बाद में एक और क्वेश्चन आ गया, सर आप दे दीजिए ना सर प्लीज, कहाँ से मिलेंगे सर, बड़ा प्रोवाइड करा दीजिए। तो फिर आपका स्टडी सही सर, एक चीज है सर, इसमें भी एक क्वेश्चन आती है सर, हमेशा डाउटफुल रहती है लोगों के बीच में, बस बीच में कि लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन आर.एल. मित्तल ने भी दिए थे और डॉक्टर देसा रंगनाथन ने भी दिए थे जी, लेकिन वो सिर्फ आपको टाइमिंग का फर्क पड़ जाता है सर। डॉक्टर देसा रंगनाथन 1935 में दिए थे वही बुक्स, और उन्होंने 1963 में दिए थे मित्तल ने जी। इसमें ही थोड़ा सा डाउटफुल रह जाती है स्टूडेंट में सर कि लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन एक बुक्स आई थी, तो दोनों का सेम टाइटल था सर। जी, एक्चुअली मैं बताऊं, जब रंगनाथन साहब जब ये स्टडी कर रहे थे ना, यस सर, वो समय अलग था। अपूपा का जो बाद में ऐड हुआ है अपूपा पैटर्न में, कि ये इसमें अपूपा पैटर्न अरेंज करने से प्रॉब्लम क्या आएगी, ये उनके बाद दिए गए हैं। जब आप प्रैक्टिकल देखो, मैं बता दूंगा आपको, बहुत बेसिक चीजें हैं। आपने कभी वर्कशॉप अटेंड की है किसी की? नहीं सर। कुहा की या किसी ऑफ सॉफ्टवेयर की कभी वर्कशॉप अटेंड की है? नहीं सर। किसी की वर्कशॉप अटेंड नहीं किया अभी सर? तक? किया था, इंद्रनील दास गुप्ता सर का किया था कुहा, इंद्रनील दास गुप्ता सर का। अब देखिए जैसे उन्होंने बताया कि इन्होंने मैनुअल दे दिया कि ये करते जाइए, आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा और आप आराम से लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जो एक्सपर्ट है उसके सिस्टम पे ही इंस्टॉल नहीं हुआ वो सॉफ्टवेयर। जी हुआ था सर, ये हुआ था सर। दैट मीन्स समझ रहे? यस सर। जैसा हमने एडमिनिस्ट्रेटर में पढ़ा है वैसा उस सिस्टम के साथ हो जाए, ये मोस्टली हो जाता है, लेकिन कई बार उनके साथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? कभी सॉफ्टवेयर कंपेटिबल नहीं है, कभी पैचेस उसमें नहीं है, ये प्रॉब्लम आती है। तो आप सोच रहे हैं कि जैसा उन्होंने कहा कि ये तो क्लिक 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 इंस्टॉल हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ये कंफर्म रखें कि जैसा कहा वैसा संभावना है, हम मानते हैं। और आप भी बताइए कि जैसा आप सोचते हैं कि हम नेट क्वालिफाई कर लें, एमपीएससी में लग जाए या हमारा ये हो जाए, तो आप बताइए कितने % आपके सोचे हुए काम बनते हैं? बताइए जरा मुझे, आप कोई अगर किसी के बनते हो लगातार
नहीं बनते हैं सर। 10% भी नहीं बनता है सर। 10% भी नहीं बनती है सर, सोचो ये काम सर। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो आप सोचते हैं वो नहीं बनते हैं और जो आप करते हैं वो बन जाते हैं। यस सर जी ठीक है ना। जैसे अभी मैं एक शो देख रहा था विवेक बिंद्रा जी का, तो उन्होंने कई कॉन्सेप्ट बदले थे। उन्होंने क्या बदले थे, बोले गाय दूध देती है, यस या नो, आर यू एग्री विद मी? तो बहुत सारे लोगों को बोला यस। तो उन्होंने क्या कहा था, गाय दूध नहीं देती है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। अब बताइए कौन सही है? गाय के नीचे बर्तन रख दो, गाय दूध दे देती क्या उसमें? नो सर, नहीं देती। दूध निकालना पड़ता है। उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया था, एक एग्जाम्पल दिया, जितना चादर हो उतना पैर पसारिए, आर यू एग्री विद मी, यस या नो? यस एग्री सर। कैसे? आपके पास अगर छोटी चादर है, आप डबल बेड की लाइए, बदल दीजिए उसको। लेकिन बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्षमता होना चाहिए आपके अंदर। जी यस सर। तो पुरानी चीजें कहावतें अपनी जगह सही है। तो रंगनाथन साहब ने जब दिए थे तो उनकी जगह अपने सही थे, और जब मित्तल साहब ने दिए तो उनके अपने जगह सही थे। अच्छा बताइए, एक और पूछ लेता हूँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जी सर। क्या सही है गलत है? सही है। सही है। गलत है। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। हाँ, खोना कोई ना पड़ता, करना पड़ता है। करना पड़ता है। नेक्स्ट कंसेप्ट। इसी तरह से जो हमारे रंगनाथन साहब के 5 लॉ आए थे लाइब्रेरी के, उनको भी कॉन्सेप्ट बदल दिया है। वो मेरे पास अगली बार हम अब जब या किसी को अभी नेक्स्ट टाइम रहेंगे, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वो भी मुझे मिले कई जगह से, इंटरनेशनल लेवल पे हमें कई जगह मिले, उनके कॉन्सेप्ट पूरे बदले गए हैं। फॉर यूज। अब जैसे मेरी लाइब्रेरी में बुक्स ना के बराबर है, सारा मटेरियल ई बुक्स का सारा ई बुक्स में है, कंटेंट सारे ई कंटेंट्स में है। तो अब बताइए अब क्या होगा? इन्फॉर्मेशन आर फॉर ऑल, फॉर यूज। आप उसको जोड़िए, इन्फॉर्मेशन किसके लिए है? अवेलेबल फॉर यूज। तो कॉन्सेप्ट सबके बदले हैं। तो आप जो दोनों में बता रहे थे अंतर ना, उस हिसाब को देखा जाए सब। इसलिए मैं कहता रहा हूं ना, जब पेपर बनाता है तो लॉजिकली बनता है। आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आप लीनियर पढ़ते हैं, लाइन से पढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जो पेपर बनता है वो कॉन्सेप्ट उसका चेंज हो जाता है। वो साइकोलॉजिकली है, मेंटली है, एबिलिटी सारी चेक उसमें हो जाती है। इसलिए आप अपनी तैयारी इस हिसाब से करें कि हमें दोनों कई बिंदुओं से उस पर मतलब चर्चा करें। ठीक है ना? समझ में आ गई? क्लियर हो गया? जी सर। यस सर। हर विषय को कॉन्सेप्ट वाइज क्या है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको, क्योंकि आप कम कंसेप्ट वाइज समझें हर विषय को, और हर विषय को बराबर दें। ऐसा नहीं है कि आपको आईटी अच्छी लगती है तो आईटी पढ़ रहे हैं, क्लासिकल अच्छा लग रहा है तो क्लासिकल पढ़ रहे हैं, आपको मैनेजमेंट अच्छा लग रहा है तो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। सब विषय को बराबर बराबर दीजिए, टाइम दीजिए। ठीक है ना? और उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, समझ के पढ़ें, ना कि रटें। क्लियर? यस जी सर। प्रश्न पूछें। क्या होता है अभी, जैसे हमने अभी शुरू किया तो बहुत सारे लोग शांत थे, सुनने लग गए कि सर बोलेंगे हम तो सुनेंगे केवल। अब सर आप बोलते रहिए, सर आप जो बोल देंगे वही हमारे लिए बढ़िया है, वही सुनेंगे। नहीं, आपके मन में अगर हम कहीं गलत पढ़ा रहे हैं, कहीं गलत बोल रहे हैं, तो आप उसको टोकिए, प्रश्न करिए, संकोच बिल्कुल ना करें, किसी से भी पूछें। अगर हमसे नहीं लग रहा कि और कोई लाइब्रेरी साइंस में, मैंने एक 2-3 बच्चों के फोन आए, सर मैंने लाइब्रेरी साइंस किया था, मैं भूल गया था, बाकी चीजों में चला गया, दोबारा लाइब्रेरी साइंस में आ गया हूं। सर मैंने तो इंटरनेट पे ढूंढा था कि इंडिया में लाइब्रेरी साइंस को प्रोवाइड करने वाले कुछ लोगों के नाम बताओ, गूगल से पूछा उसने, तो मेरा भी नाम उसमें मिला, मेरा नंबर भी मिला होगा, यूट्यूब पे देखा कहीं, उसने मुझे फोन किया कि सर मैं तो आपको मैंने तो देखा है कि सर जब मैं बायोटेक्नोलॉजी में था तो मेरे बायोटेक के टीचर थे, उनको सब कुछ माना था, मैंने गॉड फादर मान लिया। सर अब आप लाइब्रेरी साइंस में मिल गए हैं, आपको बहुत सारा मटेरियल देखा मैंने, बहुत सारी चीज, सर मेरे लिए तो आप वही हैं। तो अगर बच्चा आपसे ऐसी उम्मीद करता है, आप नेट क्वालिफाई हैं, सेट क्वालिफाई हैं, या कोई बड़े कंपटीशन को फाइट करके, तो आपके साथ भी ये चीजें होती हैं, लोग आपसे उम्मीद करते हैं। तो प्लीज आप, मेरा रिक्वेस्ट आपसे, उसको इग्नोर मत करिए। अरे तुम तो नेट कर ही नहीं सकते हो, तो बहुत कठिन होता है ये। सबसे पहला प्रश्न अगर कोई पूछता है नया लड़का, तो सबसे पहले यही कहा जाता है, अरे नेट करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, आप तो अपना काम करिए, ये बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है। अगर आप उसको बैठालते, पानी पिलाते, फिर बोलते कि अब बताओ, पूछता वो, तो कहते थे ये तो बहुत आसान है। जब ये शब्द सुनता ना, बहुत आसान है, जैसे आपको मैं हर चीजें क्लैरिफाई करते चला जा रहा हूं, आपको लग रहा है कि तो बहुत आसान है, जब आप पढ़ते हो तो नहीं समझ में आती है। तो अगर आप उसको बोलेंगे सामने वाले को कि ये बहुत आसान है, तो एक चीज उसके दिमाग में बैठ जाएगी कि
सर ने कहा था नेट करना बहुत आसान है, लेकिन बेसिक क्लियर कर लेना, ये पढ़ना वो पढ़ना, उसके बाद कुछ भी कहो आप सब चलेगा, लेकिन ये मत कहो कि ये नहीं तुम नहीं कर सकते ना। जी सर। क्लियर हुआ कुछ? यस सर। जी सर। तो आपसे अगर कोई सलाह ले रहा है तो आप उसको ऐसा मत करिए, ठीक है ना। इस तरह की चीजें उसके साथ मत करिए कि जिसको उसको लगे कि ये हमारे साथ गलत हो गया है। जी सर। मॉक टेस्ट या मॉडल टेस्ट पेपर जरूर सॉल्व करें। आप पुराने पेपर आपको मिलते रहते हैं, नहीं है तो हमें बता दीजिए, हम लिंक दे देंगे आपको। कभी केरल का मिल जाएगा, कभी तमिलनाडु का मिल जाएगा, कभी महाराष्ट्र का मिल जाएगा। हाँ सर, ग्रुप में कुछ मॉक टेस्ट का लिंक भेज दीजिएगा सर, कुछ जहाँ पर कि वो मिल जाए सर। इस तरह के आप जब पेपर सॉल्व करेंगे तो आप अपनी तैयारी को भी जज कर पाएंगे। जज करने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जी सर। सेल्फ असेस्टेशन कहते हैं। लेकिन करते तो नहीं है आप लोग ना, करते क्या हैं? करते हैं तो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उसके एमसीक्यूज लगाते हैं हम लोग, बट ये टोटल मॉडल पेपर सॉल्व नहीं करते। अच्छा, नहीं मैं ये कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं क्या वो करते हैं आप? नहीं करते हैं सर। नहीं करते ना, बस यही तो दिक्कत है। आप लोगों के पेपर सॉल्व करने के लिए इस क्लास को लेने के लिए मैं बहुत दिनों से लगा था। एग्जाम में जो कठिन सवाल लग रहे हैं, जो पेपर कठिन लग रहा है, उसमें समय ज्यादा बर्बाद मत करें, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे बाकी क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट का पार्ट है आपका, ठीक है ना। तो अगर लग रहा है, अगर आपको लग रहा है भगवान आंखें बंद करके टिक लगा दिया ये सही है, तो बस छोड़ दो, फिर लगा के उसको चेंज मत करो, कर दो। तभी जो हमने पहले बताया था, सभी सब्जेक्ट को प्राथमिकता दें। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पेपर को नहीं पढ़ेंगे, सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है और कम होता है पॉसिबल, ठीक है ना। अपनी पुरानी गलतियों से सीखें। मैंने देखा है बहुत सारे लोग पेपर दे के आते हैं, आपके साथ में बैठे हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना बेसिक स्टडी वाले, वो गलत करके आते हैं, उसके कारण उनका स्कोर नहीं बनता, ठीक है ना। तो पुरानी गलतियों से सीखें कि हमारा पुराना वाला पेपर जो हमने दिया था केबी या नवोदय डीएसएसबी का, हमने बहुत बेसिक क्वेश्चन गलत किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। सुनने की आदत डालें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ग्रुप में डिस्कशन करते हैं ना, वो सुनते ही नहीं किसी की, जो वो कह रहे हैं वही सत्य है। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करें और खुद को भी। जी सर, मेरा ना एक मतलब रिक्वेस्ट है, आप जब नेक्स्ट क्लास में या फिर किसी भी चीज का, मेरे को एक टॉपिक है मोड्स ऑफ फॉर्मेशन, उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत कंफ्यूजन लग रहा है। यस सर। तो मोड्स ऑफ फॉर्मेशन टॉपिक पे या फिर लेमिनेशन, एग्लोमेरेशन, लूज असेंबलेज पूरा। हाँ बिल्कुल सर, दिक्कत है सर इसमें। ये सर मैं लास्ट में पूछने वाला था, मैं लास्ट में सब सर मिक्सअप हो जाता है, लूज असेंबलेज, डिस्टिलेशन, मैंने बीच में क्लास इसलिए डिस्टर्ब करी क्योंकि मैं बाद में भूल जाती या फिर इसलिए कुछ जरूरी था, इसलिए मैंने सॉरी बीच में बोला आपको। ये कोई बात नहीं, बट इट्स माय रिक्वेस्ट कि सोचा था इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में बोलूंगा कि सर कभी कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है ना। और मैं आपको इस पे वीडियो बना के दें या क्लास रखें आपकी, बताइए। क्लास रखें, वीडियो बना सर, वीडियो बनाएंगे ना तो उससे ये चीज होगी, हम उसको बाद में भी देख सकेंगे। यदि आप वीडियो बनाएंगे हम उस चीज को बार बार रिपीट मिल ही जाएगा क्लास का सर। क्लास का तो रिकॉर्डिंग मिल ही जाता है सर। तो अगर आप इसका क्लास रखेंगे तो उससे मुझे हम लोगों को ये फायदा होगा कि एट द टाइम, मतलब रियल टाइम में अगर हम समझ रहे हैं, वो आपसे 2 बार 4 बार हम पूछ सकते हैं। ठीक है सर। देखो मैं हमारे एग्जाम के रिकॉर्डिंग तो सर मैं देख रहा हूँ सर, दोनों चीज बना दीजिए सर, यूट्यूब भी कर दीजिए सर, एक बार क्लास ले लीजिए सर, लाइव क्लास सर, लाइव क्लास ही आपको यूट्यूब पे डाल दीजिएगा सर। अभी सर थोड़ा जो भी हम लोग की तैयारी चल रही है ना सर, जो भी तैयारी चल जी फोकस करके ही कर रहे हैं हम लोग। मतलब यही सर, वो रजिस्टर में एक दिन काट रहे हैं। आज 4 फरवरी हो गया, अब 34 दिन बचा है, 33 दिन बचा है, 31 दिन बचा है, ऐसे काट रहा है सर। और जितना जल्द सर वो मतलब कट रहा है ना, वो धड़कन बढ़ रहा है सर। बिल्कुल, हार्टबीट तेज होती है, ठीक है ना। तो मैं इस एग्जाम के बाद दूं, फरवरी के बाद या उससे पहले? सर पहले ही सर। अगर हम इसके नोट्स प्रोवाइड करा दें आपको, तो पढ़ के कुछ समझ में आ जाएगा अभी? यस सर, आप पहले नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा दीजिए, दोनों ही हम लोग के लिए बेटर होगा। यदि आपके पास टाइम हो, आप मेरे पास हाँ सर, नोट्स ही प्रोवाइड करा दीजिए। मेरे पास इसके बहुत अच्छे नोट्स हैं, मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी, ठीक है ना। यस सर, बिल्कुल।
ठीक है सर, ठीक है सर। मैं व्हाट्सएप पे Thank you सबको so much. स्कैन करके सबको भेज देता हूँ, ठीक है ना? जी, थैंक यू क्योंकि और अभी सर ना केवीएस का अगर कुछ सर मॉक टेस्ट, अगर मॉक KVS टेस्ट के का लिए लिंक होगा केवीएस के लिए सर, तो वो भी हम लोग को ग्रुप में भेज दीजिएगा। उसकी डेट आ गई क्या KBS के भी? यस सर, 6 मार्च। नहीं, वो ये तो मार्च को है सर। टेंटेटिव दी 6 थी, मार्च है कंफर्म है सर। वो? कंफर्म है? चेंज यस सर, कंफर्म है सर। कंफर्म ही है, क्योंकि कंफर्म है सर। नहीं अब चेंज नहीं होगा सर, एकदम अच्छा, कंफर्म है सर। मुझे बताइए इसका टेस्ट, मॉक टेस्ट कब आपको दूं, लिंक बताइए। जितना जल्दी हो सके। सर 1-2 दिन में दे दीजिए सर। ये पॉसिबल नहीं, क्वेश्चन ड्राफ्ट करने पड़ेंगे ना। तो अगर हम ये फरवरी के एंड में दे दूं तो विद सॉल्यूशन? बहुत डिले हो जाएगा सर। सही रहेगा। जी बताइए। सर कोई दिक्कत नहीं है, दे दीजिएगा। हेलो फरवरी के एंड में दे दूं तो चलेगा? हेलो, यस सर। हाँ जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। आवाज आ रही है हमारी भी? हाँ बोलिए। यस सर, जी क्लियर जी है। सर, आ रही है सर। चलिए देखिए, और अगला पॉइंट देखिए। हमारे साथ क्या होता है पता आपको? आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी होता है। जब हम स्टडी करने बैठते हैं या क्लास लेने बैठते हैं तो मेरे पास उससे पहले फोन आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा हमें डिस्ट्रैक्ट कौन करता है? फोन, मोबाइल फोन। सबसे पहले उसको स्विच ऑफ करिए, ठीक है ना? यस सर। अगर आपके पास वाईफाई है तो फोन को फ्लाइट मोड में ले जाइए, वाईफाई से फोन कनेक्ट करिए। अगर सर्च करना है तो उससे करिए, या सिस्टम पे बैठिए, लैपटॉप पे बैठिए, लेकिन मोबाइल से दूर रहिए। क्योंकि यार हमारा जो फोन है ना, वो हमको बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। हमें क्या आदत हो गई है व्हाट्सएप चेक करने की, फेसबुक चेक करने की, कितने लाइक आए, कितने डिसलाइक आए, है ना? ये समस्या हमारी बनी हुई है। इसको जब भी स्टडी करें बिल्कुल अलग रख के करें। जो हमें लग रहा है, जैसे आपने मोड्स ऑफ फॉर्मेशन बताया, ठीक है ना? ये हमें केबीएसबी जो एनबीएस का बताया, उसके बारे में क्या है, आपको बेसिक स्टडी करना है। डिप्लोमा के नोट्स हम सब दे देंगे। और मैं केबीओएस डीएसएसबी के लिए बता दें, डिप्लोमा के नोट्स इतने बढ़िया हैं वो, कि उसमें क्या है, स्कूल लाइब्रेरी जब आप पढ़ोगे ना, स्कूल लाइब्रेरी के बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी कि स्कूल लाइब्रेरी में क्या क्या फैसिलिटी है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, एनबीएस का, केबीएस का, डीएसएसबी का पेपर देने जाते हैं, कभी पब्लिक लाइब्रेरी पढ़ के या स्कूल लाइब्रेरी पढ़ के कभी नहीं गए होंगे आप लोग। आप पढ़ के जाइएगा, देखिएगा फिर पेपर कैसा होता आपका। यस सर। इस बार सर फुल्ली सर आप ही के गाइडलाइन पे ही सर तैयारी कर रहे हैं। जी देखिए, जो टॉपिक आपको लग रहा है, जो विषय लग रहा है, उसके ऑनलाइन वीडियो, पहले लाइब्रेरी साइंस के टॉपिक नहीं मिलते थे। जब से राजस्थान में कई एग्जाम हुए तब से वहां बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं। तो आप यूट्यूब पे उसका वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना? टॉपिक को समझ ले, क्लियर कर ले, ठीक है ना? थोड़ा सा मेडिटेशन करें या थोड़ा सा योग करें, स्वास्थ्य पे ध्यान दें। पता चले आप खाना नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ने भी लगे पड़े, ये भी ना करें। बीच बीच पानी साथ रखे बैठे बोतल, तो उससे पीते रहें। मंगाए नहीं किसी से, भैया पानी दे दो, कहेंगे घर वाले, कहेंगे क्या अच्छी पढ़ाई करी, शुरू कर दी, पानी भी मांग रहे बैठे बैठे। नहीं पता चला किचन से ही फेंक कर मारा जाए तुम्हारे ऊपर, वो भी अच्छा नहीं है। तो अपने पढ़ाई से किसी को डिस्टर्ब ना करें, पानी की बोतल अपने साथ लेके बैठे, ठीक है ना? यस सर। आलस से पढ़ाई ना करें। जैसे कहती है कि बस कोई आ गया तो हमारा टाइम खत्म हो गया, हमारा स्टडी का टाइम था, इस चक्कर में हमारा टाइम सब वेस्ट हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोग स्टूडेंट हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आपको किसका टाइम टेबल बनाना चाहिए, पढ़ाई का या अन्य चीजों का? पढ़ाई का। सर अन्य चीजों का। सर अन्य चीजों का बनाना चाहिए। बिल्कुल, पढ़ाई तो हमारे लिए मेन है। हाँ, हम क्या करते हैं, हम पढ़ाई का शेड्यूल बनाते हैं। किसका? स्टडी का। इतने से इतने बजे पढ़ेंगे, इतने बजे पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, इससे बात करेंगे, ये फोन का टाइम है, ये टीवी देखने का टाइम है, ये खेलने का टाइम। बिल्कुल नहीं, आपको अन्य चीजों का टाइम बनाना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए, पढ़ाई का नहीं। क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हमारा पहला कर्तव्य है स्टडी, ठीक है ना? तो आप जो कॉन्सेप्ट वाली क्लियर वाली बात थी, वो यहाँ के बदल जाते हैं आपके कॉन्सेप्ट। और अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु पॉइंट ये है कि आप अगर किसी से मत पूछें आप कैसी तैयारी कर रहे हैं, आप शाम को सोते समय अपने आप से पूछ लें कि आज हमने क्या क्या किया। अगर आंसर आपका हाँ में आता तो सो जाइए, नहीं तो सिर्फ पढ़ाई कर, नहीं तो नींद भाग जानी चाहिए फिर आपकी। जी सर। ये सब चीजें जो आपके साथ हो रही हैं, आप लोग पूछ रहे हो, उसका कारण यही है कि हम लोग क्या करते हैं, हम शेड्यूल बनाते हैं
दूसरी चीजों का। और उसे इम्प्लीमेंट भी नहीं करते हैं। अब मैं बताऊं, देखो आप एक बात, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपने कभी पुराने गिलास उठा के कभी देखा है ओल्ड एज में, कभी अपने मतलब चाइल्डहुड में, बचपन में कभी पुराने अगर किसी के हमें दादा दादी के चश्मा मिल जाते थे, उनका लेंस निकाल के हम क्या करते थे, धूप में बांधते थे। चमकाते धूप में ले जाते थे और उसको हम क्या करते हाँ थे, हाँ जी जी, फिक्स करके एक कागज जगह जलाते लगाते थे थे। तो कागज जलने लगता था। कागज जलने लगता था। याद है? यस सर, याद जी है। सर, जी सर, किए हैं। आपको उससे पता है क्या चीज सीखनी चाहिए उससे? अगर आप फोकस लगा दो ना, एक बूंद, अगर आपको पानी से पता है, पानी से पत्थर हीरा सब काट सकते हो आप, लेकिन उस तेज गति से, उस दृष्टिकोण से आपको टारगेट करना पड़ेगा, तब पॉसिबल है। ये क्या करना है, सोते समय अपने आप से पूछें कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। रिजल्ट आपको शाम को उसी समय मिल जाएगा। तो भरोसे में रखना है घर वालों को, नहीं हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं काम करेंगे, रिजल्ट आता नहीं है, कब तक बच्चा पढ़ाई करेगा, ये माँ बाप के ऊपर प्रेशर होता है। तो आप अपना रिजल्ट खुद शाम को ले लें, तब सोएं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सबके लिए। मैं बता दूं आपको, मैं छोटी सी एक बात और जोड़ देता हूँ यहाँ पे। हम लोगों का बचपन सबका रहा, कोई उठते गिरते बैठते पढ़ते हुए बड़ा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीजें आके जवानी में बदल जाती हैं, बचपन से जवानी के बीच में कुछ चीजें बदल जाती हैं। वो क्या है? एजुकेशन, लर्निंग, ठीक है ना। जो हमारी लर्निंग है, जो हमारी एजुकेशन है, वो सबकी अलग अलग हो जाती है। कोई सरकारी स्कूल में चला जाता है, कोई प्राइवेट स्कूल में चला जाता है, किसी अच्छे स्कूल में कराते हैं, कोई कोचिंग लगवा देता है। तो जो लर्निंग प्रोसेस है, ये हमको क्या है, ये डिवाइड, एजुकेशन और लर्निंग प्रोसेस, इससे इतना डेप्रिशिएट होता है। देखिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है आपके पास? सही हो गया सर। हो गया ना। ये देखिए, पढ़िए इसको, हम स्टडी करते हैं, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। सारी चीजें हटा दीजिए, शाम को सोते समय रिजल्ट आपको इन बिंदुओं से आएगा। क्या है? रीड इट 10 टाइम्स, स्पीक इट 10 टाइम्स, राइट इट 2 टाइम्स। लोग नोट्स ज्यादा बनाते हैं, क्या करते हैं, नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ। अब बनाते कहां से? बीलिप के नोट्स उठा लिए या कि डिप्लोमा नोट, उनसे नोट उतारना कर शुरू करते हैं। नहीं, आप जो नोट्स आपके पास हैं उनको पॉइंट में नोट करिए। तो हमने क्या कहा है, लिखना कम करिए, बोलना और पढ़ना ज्यादा करिए। ठीक है, क्लियर हो गया था ना? यस सर। एक मैंने प्रश्न डाला था यहाँ पे कि हमें कॉन्सेप्ट हमें कैसे क्लियर करना चाहिए। पढ़िए इसको जरा। लाइब्रेरी हमारी सांस्कृतिक परिपक्वता का उत्पाद है। ये जो है स्टेटमेंट, ये किसने दिया है? हमें क्या तुरंत क्या करना चाहिए? हमें तुरंत रंगनाथन के स्टेटमेंट याद आना। अगर नहीं आते हैं तो हमें नीचे दिए गए उनके सबके याद आ जाने चाहिए। जैसे रंगनाथन ने क्या कहा, पीएस बटलर ने क्या कहा, जेएस सेरा ने क्या कहा, यूजिन गारफील्ड ने क्या कहा। हमें पता, यूजिन गारफील्ड किस रिलेटेड है? ISI से, साइंटिफिक इंडेक्सिंग की थ्योरी उन्होंने दी थी, तुरंत पता होना जाना चाहिए। बीसी बिक्री कौन है? कैटलॉगिंग में बहुत एक्सपर्ट थे, ठीक है ना। और देखिए दूसरा पढ़िए, देखिए ये पढ़िए, पीएस बटलर, मैंने इनके बारे में लिखा है। जैसे आपको इसको पढ़ोगे ना तो आपको पता होना चाहिए कि ये अमेरिका को, जब अमेरिका बना था, संयुक्त राज्य बना था, उसके संस्थापक थे, मतलब संस्थापक पिता थे। मतलब उनके बारे में, मतलब जो अमेरिका की स्थापना हो रही थी उसमें इन्होंने योगदान दिया था। जैसे भारत को बनाने में महात्मा गांधी, सरदार पटेल या नेहरू जिनका योगदान था, इस तरह इनका भी योगदान था। तो जेएस सेरा भी हमारे एक संपादक रहे हैं। आपको कोई बता सकता है किसके रहे हैं? तो हमें जो अपना जो नॉलेज है ना, वो इस तरह होना चाहिए जो पढ़ते ही सामने आ जाए। देखिए जैसे मैंने ये लिखा है, ये सबको पता रहते हैं। जो हमने लिखा है रंगनाथन के बारे में, ये सबको पता है, बेसिक चीजें सब जगह मिल जाएंगी। लेकिन जो नहीं मिलती है वो आपको लिखना है। ये देखिए बटलर के बारे में लिखा है मैंने, है ना। यूजिन गारफील्ड के बारे में लिखा है, इसने जो बिब्लियोमेट्रिक्स है, साइक्रोमेट्रिक्स है, इसकी स्थापना की। ISI की स्थापना। जब इस तरह की चीजें आपके मन में होंगी ना, तो आप तुरंत ऑप्शन देख के ही पता लग जाएगा। जेएस सेरा का बहुत सारे लोग नाम नहीं जानते हैं, मैंने फुल फॉर्म लिखा था, किसी ने पूछा था तो मैंने यहाँ लिखा उनका नाम, ठीक है ना। ये देखिए, ये खुद किसी विद्यालय में कैटलॉगर, थोड़ा मैंने सब दिया, थोड़ा मतलब इस तरह के आप नोट्स बनाए। हेलो सर। जी सर, एक किस बुक का है जो आपने फोटो डाल रखी है, जो कंटेंट है, जो सर आप दिखा रहे हैं, ये कंटेंट किस बुक का है? ये वाला तो पीपीटी बनाए हुए है ना, ये हमारी बुक का ही क्वेश्चन है। ये हमारी बुक का क्वेश्चन है, हमने इसको बनाए हैं। जेएस सेरा वगैरह के बारे में लिखा है ना सर? ये किसी बुक में नहीं लिखा है, ये मैं आपको लिखने की ही बोल रहा हूँ। जब भी आप अपडेट करें तो पेंसिल से उसी के बारे में थोड़ा लिख दें, मैं ये कहना चाह रहा था। जी सर, समझ आ गई?
स्टडी जी करने सर। का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। सर हमें रिकॉर्डेड वर्जन मिल जाएगा बाद में इसका? एक मिनट देखिए, रुक जाइए। देखिए अभी मैं 30 तारीख को ना एक मीटिंग में गया था, भारत सरकार की मिनिस्ट्री की मीटिंग थी। जी। उसमें हमें कुछ वर्ड ऐसे मिले जो बिल्कुल नए थे, हमारे लिए भी थे, नए थे। जैसे ये देखो एपीआई सेतु। ये एपीआई सेतु क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना। जैसे एपीआई स्कोर होता था ना पहले, जी जी सर। जो हमारे एकेडमिक में चलता था, वो एपीआई नहीं है, ये दूसरा है। ये देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी एपीआई की, मैंने थोड़ा यहाँ दिया है। फिर एबीबीसी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। बैंक ऑफ क्रेडिट। ये हमें नया वर्ड मिला था एबीबीसी। ठीक है ना, समझ में आ गया थोड़ा सा? जी सर। एक देखो ये आ गया, ये आपने किसी ने नाम सुना इसका? इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम नाम सुना? अरे बोलो हाँ या ना। नो सर, नो सर, नो सर। ये नया सिस्टम है, भारत सरकार ने डेवलप किया है, जो हमारी एशियंट भारतीय जो परंपरा थी, उस प्रणाली को डेवलप करने के लिए कई ऐसे विषय लाए गए हैं जो इसमें स्टडी करेंगे। जैसे ज्योतिष, हमारे वैदिक 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 मैथ, इस तरह के अध्ययन करने के लिए जो परंपरा है उसको बोलते थे भारतीय ज्ञान परंपरा। उसको बनाने के लिए भारत सरकार ने ये लॉन्च किया है। इसकी डिटेल मैंने थोड़ी यहाँ दे दी आपको, ठीक है ना। अगला देखिए क्या है नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। अब आप कहीं भी जाते हैं तो आपका वेरिफिकेशन अलग होता है, पुलिस वेरिफिकेशन अलग होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग होता है। ये बड़ी दिक्कत होती थी सरकार को, तो उन्होंने क्या काम किया, ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करने जा रही है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में जाएंगे केवल आपको अपना एक नंबर, जैसे आपका आधार कार्ड नंबर है या पैन कार्ड नंबर है, आप देंगे, आपके बारे में सारी सरकार पता लगा लेगी कि आपने क्या किया है, आपके कितने मुकदमा है, कौन थाने में क्या है, ये आपके साथ जुड़ जाएगा। सबको ऑनलाइन करने जा रही है। वन नेशन वन डेटा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ही है। पहले क्या करते थे, हमने डिप्लोमा 4 साल की, जैसे मैंने 4 साल बीटेक करने के लिए एडमिशन लिया और हमने बीच में 3 साल बाद छोड़ दी, तो हमें कोई डिग्री नहीं मिलती थी। अब क्या करेंगे, पहली साल में क्या देंगे, वो सर्टिफिकेट, दूसरी साल में डिप्लोमा, तीसरी साल में डिग्री कोर्स। इस तरह के लेवल उन्होंने बदल दिए हैं सब चीजें। अब 2 साल की डिग्री है तो पहली साल अगर जैसे एमलेम को 2 साल कर दिया जाए तो पहली साल बिलिम मानी जाएगी और दूसरी साल उसकी एमलेम मानी जाएगी। इस तरह के कोर्स भारत सरकार ने चेंज किए हैं। जो नेशनल हायर एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है वो उस तरह का डिजाइन किया है। जो अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है नई जो 2020 है, उसमें ये दिया गया है, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लें। वो मैं बता रहा था 80% प्लान जो मैंने वहां जो डिफाइन किया था ना शुरुआत में, जो 80-20 का है, वो पेरेटोज प्रिंसिपल्स हैं। और ये देखिए, अगर 80 टाइम्स आप प्लानिंग करते हैं, 20 टाइम प्लानिंग करते हैं, 80% रिजल्ट आते हैं। और 20% रिजल्ट तब आते हैं जब 80% आप प्लानिंग करते हैं। ये पेरेटोज की थ्योरी है, हमने उसमें अपने लाइब्रेरी साइंस में भी है, इसको पढ़ेंगे आप जब वो फिशबोन स्पोन स्टडी करते हैं ना, उसमें आती है ये, ठीक है ना। ये देखिए 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट आते हैं। आप लोगों को किसी की बीच में आवाज आ रही है, अपना फोन ना जो स्पीकर पे उसको बंद कर दीजिए प्लीज। तो ये समझ में आ गया आपको लोगों को कि अगर एफर्ट आप 20% करते हैं, इट मींस 80% आपका रिजल्ट आएगा। 80% रिजल्ट 20% एक्शन से आते हैं, 80% एक्सीडेंट, 20% जो अनट्रेन्ड ड्राइवर होते हैं उसके कारण एक्सीडेंट होते हैं, 80% ट्रैफिक, 20% रोड पे होता है। दुनिया की हर रोड पर ट्रैफिक नहीं होता है, ठीक है ना। 80% बारिश होती है, 20% क्लाउड लाते हैं, सारे बादल बरसात नहीं करते हैं। 80% इनोवेशन केवल 20% दुनिया के साइंटिस्ट करते हैं। 80% बुक्स बिकती हैं, उसमें केवल 20% ऑथर सक्सेस होते हैं। सारी बुक ऑथर की बुक्स भी सक्सेस नहीं है। ये क्लियर हुआ आपको? क्लियर हो गया? इस सारी बुक्स रिजल्ट नहीं देती हैं। छोटे छोटे नोट्स बनाए, जैसे बताए थे मैंने। इजी प्रॉक्सी क्या है इसके बारे में लिख लें थोड़ा सा आप देख करके। निम्बस क्या है इसके बारे में लिख लें आप। ये एक्चुअली वेब प्रॉक्सी सर्वर है। ग्रीन ग्लास क्या है इसके बारे में आप थोड़ा सा बना लें, लिख लें। कैपीरा क्या है इसके बारे में लिख लें आप थोड़ा सा। ये एक्चुअली ऐसे सर्वर हैं, जैसे हम लाइब्रेरी की, अगर मेरी लाइब्रेरी आप पढ़ना चाहते हो, अगर इसके थ्रू आपने लॉगिन किया तो मेरे सारा कंटेंट्स है ना, वो आपके वहां आपके मोबाइल पे खुल सकता है, आपके लैपटॉप पे खुल सकता है। ये इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, इनको बोलते हैं वेब प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। वाइस है, किंडेड वर्क्स है, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर आप लोग सब बनाते हैं ना, इस तरह के बनाए हैं। ये मॉडल्स हैं कुछ, मैंने ये वर्ड इसलिए लिए हैं कि कीवर्ड कई बार हम पढ़ते पढ़ते आते हैं। विद्वान डेटाबेस है। एक चीज और बता दूं मैं, आप जब भी पढ़े 8 दिन में 10 दिन में आप इनफिल्म नेट की साइट जरूर खोलिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां चेंज होती रहती हैं। विद्वान डेटाबेस किसका है?
इन्फ्लुएनेट का। शोध सिंधु किसका है? अब इन्होंने शोध सिंधु को, शोध शुद्धि का मतलब ये है कि जो भी आप थीसिस या पीएचडी करेंगे उस डॉक्यूमेंट को, उस पीएचडी थीसिस को आपका चेक किया जाएगा कि कहीं से आपने कॉपी पेस्ट तो नहीं किया है। उसको बोलते हैं शोध शुद्धि। उसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आपका टर्नटेन है, पिलगरी है, ऑथेंटिकेट है, उरकुंड था। उरकुंड को उन्होंने ओरिजिनलिटी, उसका ओरिजिनल नाम रख दिया है। तो इस तरह के विद्यामित्रा उसी का प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। ई शोध सिंधु है, ये ई शोध सिंधु है जो सारे कंसोर्टिया बना के ई शोध सिंधु बनाया गया, जिससे सब लोगों को सेंट्रल इंस्टीट्यूट फंडेड गवर्नमेंट है, इंस्टीट्यूट है, उनको सारा मटेरियल एक साथ प्रोवाइड करा सके। कुछ टेक्नोलॉजी आप स्पेशल जो पढ़ते हो उनके बारे में पढ़ लीजिए, मैंने बता रखा पहले से ही। मेटावर्स नया कॉन्सेप्ट आया है कि आप जैसे हम लोग अभी बैठे ना, अगर मेटावर्स में होते तो सारे लोग हम लोग एक टेबल बैठे होते और आपको हम बता रहे होते, आपकी लाइव क्लास चल रही होती, लेकिन वो वर्चुअल होती। ये मेटावर्स है, इसके बारे में पढ़ लेना। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, डिटेल इसकी हम शेयर कर देंगे। आर्टिकल अगर किसी को पढ़ना तो मुझे व्हाट्सअप कर दे, मैं भेज दूंगा। क्या है स्ट्रीमलाइन? जो स्टारलाइन है ये प्रोजेक्ट है किसका? एलन मस्क का। तो ये उसी के प्रोजेक्ट के अंतर्गत आ रहा है। स्टारलाइन में क्या है, उन्होंने स्पेस में सारी जगह वो अपने एंटीना लगाना पड़ेगा, उन्हें कुछ नहीं लगाना, कनेक्शन करना पड़ेगा, आपको सैटेलाइट के थ्रू डेटा मिलेगा। इस तरह के कई प्रोजेक्ट हैं, है ना। ये अलग अलग कंपनियों ने दिए हैं, मेटावर्स पे अलग अलग कंपनियां काम कर रही हैं, उनके कुछ हमने डिटेल यहाँ दिए हैं। ये रिमोट डेस्क सॉफ्टवेयर है, आपने टीम व्यूअर का नाम सुना होगा, अब एनीडेस्क आ गया, उसकी जगह बहुत बढ़िया आ गया है ना। पीसी रिमोट पीसी आ गया है ना। बीएनसी कनेक्ट आ गया है। इस तरह के नाम है कुछ, आप पढ़ के जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अगर सब लोग अगर मुझे जानते हैं तो मेरी बुक्स के बारे में सुना होगा, ये मेरे खुद के पब्लिकेशन है जो रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। अगर आप सेट और किसी KBS एग्जाम की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, उनके हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, 80% प्लस रहता है हमेशा रिजल्ट। ये कुछ पब्लिकेशन हैं हमारे जो मैंने पब्लिश किए हैं। ये हमारा पार्ट 1 है लाइब्रेरी साइंस के, जिसमें ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिलाकर 7000 क्वेश्चन है। ऊपर रेड वाली बुक थी जो, ये वाली बुक्स का अपडेट वर्जन आया है, नीचे दे रखा है। तो ये 10,000 प्लस MCQs हैं इसमें। अगर आप उसको डबल करेंगे ऑप्शन को और आंसर को ले जाएंगे तो आप 20,000 भी बना सकते हैं। ये हमारी बुक्स की रेटिंग है, कंप्यूटर की बुक है, कंप्यूटर सूचना तकनीक की, उसकी रेटिंग ये रही थी, ठीक है ना। ये बुक है हमारी जो सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक है। ये 2018 में किसी ने सर्वे किया था, उसमें हमारी टॉप 10 में नंबर 1 पर थी ये। और ये सर्वे आया था अमेजोन के थ्रू किया था इन्होंने, और डाला किसी और ने था। ये हमारी बुक्स का है। ये जो पुस्तकालय सूचना विज्ञान, ये थ्योरी की बुक है, इसमें हमने जो नया थ्योरी हम लिख सकते थे वो मैंने लिखे हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। इसका नाम नवीन आया, मतलब है न्यू, जो नया अभी जनरेट हुआ है लाइब्रेरी साइंस में, उसके बारे में दिया है। ये पार्ट 1 पार्ट 2 है। आउट ऑफ रेटिंग आपके सामने है, ये पार्ट 2 का रेटिंग है, कंप्लीट हुआ है। क्योंकि सबके पास एक बुक है, किसी का 2 बुक है, किसी का 3 बुक है, लेकिन हमने एक ऐसा कॉम्पैक्ट पैक बना के दिया है जिसमें बहुत सारी चीजें आपको एक साथ मिल जाएंगी। एक इसको नाम दिया है संपूर्ण सफलता पैक, कंप्लीट सक्सेस पैक। ये अभी अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों जगह अवेलेबल है। रेट इसके मार्च तक बढ़ जाएंगे। ये सर इसका क्या कॉस्टिंग है सर? कंप्लीट सक्सेस पैक का क्या सर, इसका क्या सर पैसा लगेगा? ये संपूर्ण सफलता पैक का इसका एक्चुअली क्या है, इसमें पहले आप समझ लीजिए, बता दूंगा मैं भी, इसमें है भी, आगे आ जाएगा। क्योंकि आप ऑनलाइन मंगाएंगे तो उसमें बहुत सारा कॉस्टली पड़ता है, या मेरे पब्लिशर से या ऑथर से खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है, वो बता दूंगा मैं। ये पिछली बार के हमारे 18-20 लोगों ने नाम दिया था। इसके बाद जो इस साल रिजल्ट आया है उसमें भी लगभग 40 से 45 लोगों ने नेट क्वालिफाई किया, 10 से 15 लोगों ने JRF किया है। ये हमारी बुक्स के रिजल्ट है। हमने एक अपने संपूर्ण सफलता पैक को नाम दिया मेहनत से मंजिल तक। हम किसी के पैरों से, किसी गिड़गिड़ा करके, किसी के हाथ जोड़ करके, हम किसी से नहीं कहते हैं आप आगे बढ़ो। आप मेहनत करोगे, आप कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली सफलता आपको मिलेगी। ये हमारा मतलब जो एक्शन है, जो कार्य हम जो बताते चले आ रहे हैं, एक्शन इज द फाउंडेशन की टू ऑल सक्सेस। जो एक्शन है, कभी भी आप काम करेंगे, एक्शन लेंगे, तो वो हमेशा सफलता में ही कन्वर्ट होता है। ये 99% नहीं बल्कि 100% प्रूफ हुआ है। क्या दिया है संपूर्ण सफलता पैक में? क्या है, लास्ट 26 साल के UGC नेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं जो बाइलिंगुअल भी हैं, 13 राज्यों के पेपर हैं, 21 एग्जाम के पेपर हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, उड़ीसा के हैं, राजस्थान के हैं, इसरो के हैं, जी सेट मतलब आपका गुजरात सेट के हैं, वेस्ट बंगाल मतलब MP सेट के हैं, CG मतलब छत्तीसगढ़ के हैं, T सेट का मतलब तेलंगाना स्टेट के हैं, U सेट का मतलब उत्तराखंड के हैं,
ऐसे TN का मतलब तमिलनाडु के हैं, इस तरह के पेपर का कॉम्बिनेशन है, महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के हैं, इस तरह का हमने जो सेट का कॉम्बिनेशन तैयार किया, इन पेपरों को सॉल्व करके आपको दिया है। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता लगेगा कि पेपर किस स्टेट में किस साइकोलॉजी से बना हुआ है। इस तरह की चीजें आपको एक हेल्प करती हैं। जैसे जब आप हाई जंप लगाते हैं तो आपको कितना पीछे जाना पड़ता है तब हाई जंप लगा पाते हैं। तो इस तरह अगर हाई जंप लगानी है तो पहले आपको पीछे की स्टडी करनी पड़ेगी। जो हमारा इतिहास है, इतिहास हमें क्या बताता है? इतिहास हमें वो बताता है कि जो हमने गलतियां पिछली बार की हैं वो अगली बार ना करें। जो हमने पेपर पढ़ा है उस जैसी लेवल तैयारी करें, उससे ऊपर या उससे पीछे की करें, ये हमें इतिहास बताता है। आज हमारा सेशन था तो ये ना 2250 का है ना 2500 का है, ये केवल 2000 रुपए का सेट है। कोई पोस्टेज चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं करना है आपको। केवल ये मेरा नंबर दिया हुआ है, इस पे आपको केवल अपना नाम एड्रेस भेजना है, अकाउंट डिटेल हम भेजेंगे, आप उसको पेमेंट करें, स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें। आपकी बुक आज पेमेंट करोगे तो कल निकलेगी, कल करोगे तो परसों निकलेगी, एक दिन के बाद डिस्पैच होती है हमारे यहाँ से। कहते हैं अच्छी शुरुआत आधी सफलता, वेल बिगन इज हाफ डन। थैंक यू सर। मेहनत जी सर तब संपदा बनती है जब उसका समय के साथ संयोजन किया जाए। कहते हैं ना मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, लेकिन पता ही नहीं मेहनत तो एक गड्ढा खोदने वाला भी करता है, मेहनत तो एक पल्लेदार भी करता है, लेकिन उसकी किस्मत बदली क्या? अभी तक नहीं बदली सर। उसकी किस्मत बदली नहीं बदली। तो मेहनत ऐसी करो जिसका समायोजन समय के साथ किया जाए। अब मेहनत आप पेपर देने के बाद पढ़ के आओ, पेपर पूरा सॉल्व कर लो बैठ करके, क्या उससे रिजल्ट आएगा आपका? नहीं आएगा ना। ठीक है, एक मेरा बहुत बड़ा जो बिलीव है वो है, क्या है? एक दिन में नहीं पर एक दिन जरूर होगा। अगर आप इसी शिद्दत से, इसी मेहनत से, इसी इरादे से अगर पढ़ते रहे तो एक दिन में कोई सफलता नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। ये हमारा मूल मंत्र है। अब आपके प्रश्न है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत शांति से हमें सुना, समझा। अब आपके प्रश्नों की बारी है। अगर किसी के प्रश्न हैं तो आप मुझे बताएंगे।